Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे ये CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास का पहला मॉक टेस्ट कह सकते हो आप इसको, कि एज इट इज क्वेश्चंस को बैलेंस्ड रखने की कोशिश की गई है। मुश्किल क्वेश्चंस भी हैं, आसान भी हैं और आपका जो मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं वो भी हैं। तो समझेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ जैसा पैटर्न रहता है पेपर का उसी को ध्यान में रख करके क्वेश्चंस आपके हैं, सिलेबस से ही क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कुछ चीज़ों को। और ये मॉक टेस्ट की तरह ही आप इसको लीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड अप रखेंगे क्योंकि ये मॉक टेस्ट है। आप ये मानिए कि आप पेपर में बैठे हुए हैं तो स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे, पोल आपके सामने आता जाएगा एज यूजुअल और आप जवाब देते जाएंगे। ये जो PDF है ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे, कर देंगे। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टाइम टेकिंग होंगे कई बार, है ना। कुछ क्वेश्चंस जैसा पेपर में होता ही है कि 4-5 क्वेश्चन तो जरूर 30 में से ऐसे आ जाते हैं जो प्रॉपर टाइम लेते हैं आपका, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं और समझेंगे। आप पहले क्वेश्चन से जवाब देना शुरू कीजिएगा। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़, आज मैंने एक वीडियो डाला भी था कि आप ऑफलाइन पेपर में टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन से, तो एक काम आप और कर लीजिएगा। वो है आपका काम कि एक तो ये जो मॉक टेस्ट है वो देके देखिएगा प्रॉपर, उसी वे में करेंगे जैसे प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस में आपको ये 2022 वाला भी आप देख सकते हैं, 3 घंटे का पूरा एनालिसिस एक साथ है। तो ये भी उसी फॉर्म में करेंगे बिल्कुल एकदम। और तो ये 2022 का पेपर है बट इम्पॉर्टेंट है। एक बार 3 घंटे जहाँ जहाँ जिसको समस्या लगे तो ये आप देख सकते हैं। इसको एक साथ बैठ करके चाहे एक प्रीवियस ईयर ही चूज कर लो, लेकिन ऑफलाइन पेपर OMR के साथ जरूर दो। OMR मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आप पूरा सेट जरूर एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा, वीडियो तो जरूर ही देख लीजिएगा, है ना। ये PDF भी शायद आपको मिल ही जाएगी। यार ये तो छोड़ते हैं अभी और आते हैं वापस से किस चीज़ पे, वापस से आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है जी। और बिल्कुल ये कह रहे हैं 66% लोग, हम थोड़े से लेट हैं। आज मैं कई चीज़ों में फंस गई थी थोड़ा सा, है ना। आज काम जो है ज़्यादा था बाकी दिनों से, कुछ चीज़ों में इम्पॉर्टेंट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, देखिएगा फटाफट से समझते हैं। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 को तो क्या कहता है, क्लास होगी आपकी चाहे थोड़ा बहुत लेट हो। असर्शन क्या है फटाफट से पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन यानी CCE solely focuses on academic achievements and examination results, यानी जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है वह पूरी तरह से solely किस पे फोकस्ड होता है, शैक्षणिक उपलब्धियों पर और परीक्षा के परिणामों पर, कि भाई नंबर कितने आ रहे हैं, और एकेडमिक्स पे, यानी एकेडमिक्स मतलब पढ़ाई लिखाई, किताब कॉपी से संबंधित, पेन पेपर टेस्ट से संबंधित। तो शैक्षणिक उपलब्धि यानी एकेडमिक अचीवमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं दूसरी भाषा में, जिसको हम स्कोलास्टिक अचीवमेंट भी कह देते हैं। 2 चीजें होती हैं, एक होता है स्कोलास्टिक एस्पेक्ट यानी शैक्षणिक पक्ष, जिसको हम एकेडमिक अचीवमेंट कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई में कितने नंबर आप लेकर के आए, ये हम क्या कह रहे हैं, एकेडमिक अचीवमेंट, है ना, यानी शैक्षणिक उपलब्धि। और अगर हम बात करें दूसरा पक्ष है को स्कोलास्टिक यानी सह शैक्षिक पक्ष, आपका खेलने कूदने, ड्राइंग, पेंटिंग, जितने भी शैक्षिक के साथ सह शैक्षिक पक्ष को भी शामिल किया जाए, ये CCE में होता है ना। कि सिर्फ एकेडमिक नहीं, नॉन एकेडमिक चीजें भी हम कहेंगे कि हम शामिल करते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज जिसको हम कहते हैं, स्कोलास्टिक का को करिकुलर कह देते हैं, पेन पेपर टेस्ट या किताबों से संबंधित। को करिकुलर यानी सह शैक्षिक आपकी एक्टिविटीज, जिसमें स्पोर्ट्स से लेके बच्चे को जिस भी चीज में इंटरेस्ट है वो भी शामिल होगा। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि CCE का ध्यान सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट पे है, ऐसा नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है लगातार, और कॉम्प्रिहेंसिव सतत मतलब साल भर आपका मूल्यांकन चलेगा, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही है इसमें जो CCE है उसमें दूसरे C का मतलब ही है कॉम्प्रिहेंसिव। व्यापक, व्यापक का मतलब है शैक्षिक और सह शैक्षिक, यानी करिकुलर और को करिकुलर दोनों पक्षों का शामिल होना। तो ये बात एकदम गलत हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगा। इसका रीजन क्या दिया है, CCE इनकॉर्पोरेट्स बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट्स टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट। यानी जो CCE है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, वो इनकॉर्पोरेट करता है FA और SA दोनों को। ये बात तो सही है कि FA और SA दोनों शामिल होते हैं CCE में, क्योंकि FA से फीडबैक मिलेगा, इंप्रूवमेंट होगा, और समेटिव से जजमेंट यानी मार्क्स कितने आए वो समझ आएगा। दोनों ही चीजें होती हैं CCE में, ये बात तो सही है। तो ये बात तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपको स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों को जांचना होगा, सिर्फ बच्चे के दिमाग को नहीं, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज से लेके बाकी उसके दिल को भी कि वो कहाँ है ना।
तो ये क्या हुआ, ये बात तो ट्रू हो गई। तो आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, कहीं लिखा हुआ है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, नहीं हो सकते क्योंकि ए गलत है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पता नहीं कहां से आप ए ऑप्शन को सही जवाब दे रहे हैं। 56% लोग, क्या क्या पढ़ लिया है आपने भाई। सतत और व्यापक मूल्यांकन पूरी तरह से, पहले क्वेश्चन में ढेर हो गए क्या, पूरी तरह से शैक्षणिक उपलब्धियों और परीक्षा के परिणामों पर केंद्रित है, सिर्फ परिणामों पर केंद्रित है। सीसीई में तो स्कोलेस्टिक पक्ष भी आते हैं, तो ये तो गलत है। आप कह रहे हैं ए सही है, दोनों सही कैसे हो सकते हैं भाई। रट्टा नहीं लगाना है कि ए और सही, ए और बी दोनों सही होंगे हमेशा, कुछ समझना है तो इसको जवाब में मार्क कर दो, नहीं, डी ऑप्शन सही है। ऐसे काम ना करें, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है बात, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया करें जो अलग से बताते हैं। चलो करेंगे आगे से, आज तो आप इसको टेस्ट की तरह लीजिए। तो डी ऑप्शन सही था, ना कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दीजिएगा ध्यान से। क्या है भाई ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट है, पहला है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर फिक्स्ड एंड आइडेंटिकल फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, यानी सभी व्यक्तियों के लिए विकासात्मक मील या विकासात्मक प्रकार्य जो हैं वो निश्चित और समान है। मील के पत्थर नहीं, प्रकार्य लिख लीजिएगा इसको, है ना, निश्चित और समान है। यानी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो हैं वो सभी के लिए समान होते हैं। क्या सारे बच्चे 1 साल का होते ही पानी पीना शुरू कर देंगे? डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या है पहले तो उनको समझेंगे, पहले इसको अभी के लिए तो यहां से हटा देते हैं कि ऐसा हम नहीं कहेंगे। ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि जो है, आपकी जो हाइट का भी बढ़ना है, उसमें आपकी हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही शामिल है। आपकी खा क्या रहे हैं आप, यानी एनवायरमेंट से जो मिल रहा है डाइट, और आपको हेरिडिटी से जितनी हाइट की क्षमता मिली होगी, वो दोनों ही मिलकर के आपकी ग्रोथ होगी। मैचुरेशन इन्वॉल्व्स, या आपके बाकी जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है, मैचुरेशन इन्वॉल्व्स द अनफोल्डिंग ऑफ इनहेरिटेड बायोलॉजिकल पोटेंशियल। ये बात हम पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं कि परिपक्वता में विरासत में मिले जैविक या अनुवांशिकी से मिले जैविक क्षमता का प्रकटीकरण शामिल है। कि एज के साथ आपके दूध के दांत गिर जाएंगे, नए दांत आएंगे, प्यूबर्टी हिट करेगी, है ना, आवाज में चेंज आएगा। ये क्या है, पहले बच्चा दौड़ नहीं पाता था, अब दौड़ पाएगा। ये क्या है, ये मैच्योरिटी के साथ आने वाली क्षमताएं हैं जो हेरिडिटी से संबंधित होती है। ये बात भी सही है। डेवलपमेंट इज सोनली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी, सिर्फ हेरिडिटी से ही प्रभावित होता है विकास, ये कहना गलत होगा। तो हमें एक बात तो पक्का पता चल गई कि सेकंड और थर्ड जो हैं एकदम परफेक्ट हैं, सही हैं। तो ओनली वन हो नहीं सकता क्योंकि सेकंड थर्ड बिल्कुल सही है। सेकंड थर्ड और फोर्थ नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ हेरिडिटी से प्रभावित होता है, ये भी नहीं कह सकते हम। ओनली सेकंड क्यों, थर्ड भी तो उतना ही सही है। तो अगर हमें नहीं पता कि फर्स्ट ऑप्शन सही है या गलत है, तब भी हम सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ये होती है समझदारी, ये होती है ट्रिक कि आप सही उत्तर तक कैसे पहुंचेंगे, है ना, कि भाई फर्स्ट तो सही अगर है भी तब भी ऑप्शन के हिसाब से बन नहीं पा रहा, सेकंड थर्ड तो पक्का पक्का सही है। अगर फर्स्ट में कंफ्यूजन है तब भी आप सही उत्तर तक पहुंच गए। अब फर्स्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कहानी है ना। सिर्फ 50% लोग, 58% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं अभी भी, इतना समझाने के बावजूद। तो नए क्वेश्चंस में ढेर नहीं हो जाना है ना, बिल्कुल सिलेबस से। अगर हम बात करें डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर फिक्स्ड एंड आइडेंटिकल फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। देखिए पहले यह समझना होगा डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं। इस पे क्वेश्चन सीटेट के ऑनलाइन पेपर से आने शुरू हुए, उससे पहले माइलस्टोन पे सीटेट में क्वेश्चन नहीं आता था, केवीएस वगैरह में DEET+B में आता था। डेवलपमेंटल माइलस्टोन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन, देखो नए टॉपिक्स तो थोड़ा थोड़ा समझ के ही चलने पड़ेंगे, चाहे हम कितना भी टेस्ट चिल्ला लें, ठीक है ना। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, अब माइलस्टोन्स का मतलब होता है, जो माइलस्टोन हमें पता है मील का पत्थर कहते हैं, कि जैसे दिल्ली में आप राजघाट जाएंगे, वहां लिखा होगा राजघाट 0 किलोमीटर, मतलब ये माइलस्टोन बता रहा है कि भाई राजघाट पहुंच गए हो आप, है ना। ऐसे कहीं आप सड़क पे जा रहे होते हो या हाईवे पे जाते हो तो माइलस्टोन्स होते हैं, जयपुर इतनी दूर रह गया है ना। तो माइलस्टोन मतलब जो बताए कि इस स्टेज पे आपको क्या करना चाहिए या कहां आपको होना चाहिए। माइलस्टोन को हम डेवलपमेंटल टास्क्स भी कह देते हैं, डेवलपमेंटल टास्क्स भी कह देते हैं। हिंदी में कहेंगे प्रकार्य या कार्य, कि किस उम्र में क्या माइलस्टोन आपको अचीव कर लेना चाहिए, ये है डेवलपमेंटल। यानी आपसे ये क्या है, सोशल एक्सपेक्टेशंस है। सोशल एक्सपेक्टेशंस एट अ पर्टिकुलर स्टेज, सोशल एक्सपेक्टेशंस सामाजिक अपेक्षाएं आपसे, एक्सपेक्टेशंस एट अ पर्टिकुलर, एट अ सर्टेन स्टेज, एक सर्टेन स्टेज या एज पर जो आपसे अपेक्षाएं हैं कि बेटा 25 साल के हो गए शादी कर लो, है ना। अरे 7 साल के हो गए हो अभी भी मम्मी से पानी मांग करके पीते हो, इस उम्र में तो आपको ग्लास पकड़ना आ जाना चाहिए था। अरे 2 साल के हो गए हो अभी तक बोलना नहीं सीखा है,
तो ये तो आपको आ जाना चाहिए था। तो ये क्या है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं कि हमने उम्र के हिसाब से, और दिया किसने था इसको, हेविंगहर्स्ट ने दिया था। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बात करते हैं, बट हेविंगहर्स्ट नाम के व्यक्ति हैं, महिला हैं। हेविंगहर्स्ट की अगर हम बात करें तो हेविंगहर्स्ट ने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की बात की थी। इस पर पूरा अलग से टॉपिक है केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में, तो अलग से पढ़ाया जाता है ना, बट वो उतना पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए डेवलपमेंटल टास्क या प्रकार या माइलस्टोन्स क्या कहलाते हैं। वो सोशल एक्सपेक्टेशंस, वो सामाजिक अपेक्षाएं जो हमसे किसी एक उम्र में होती हैं कि इतने साल में ये तो आ ही जाना चाहिए, ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन है। हेविंगहर्स्ट ने ये दिए हैं। तो अगर हम बात करें तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि हर बच्चे के लिए, हर एक बच्चा, अगर 1-2 साल का बच्चा है उसने चलना सीख लिया है, या 1.5 साल का बच्चा है उसने चलना सीख लिया है, तो सारे बच्चे सेम 1.5 साल में ही चलना सीख लेंगे। किसी के दूध के दांत निकल आए जल्दी तो बाकी बच्चों के भी उसी उम्र में निकल जाएंगे। यानी हमने एक एज तो सेट की है कि 1 साल में चलना शुरू करेगा बच्चा या एक शब्द बोलना शुरू करेगा, लेकिन वो एक एवरेज एज है। यानी ये जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, ये एक औसत एज हमने सेट की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट सेम टाइम पे सारे बच्चे सारी एक्टिविटीज करें, सब सेम टाइम पे ही टास्क अचीव करें, है ना। तो ये क्या हुआ, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या है, एवरेज एज हमने निकाल के रख दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सारे लोग बिल्कुल एग्जैक्ट उसी समय पे करेंगे। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं ना, कई लोग भाई नहीं करते, शादी नहीं कर रहे, तो क्या उनका माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि एज से फिक्स्ड हो गई है बात। तो अगर हम देखें, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर फिक्स्ड एंड आइडेंटिकल फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, कि सबके लिए एक जैसे होंगे, सबके लिए फिक्स हो जाएंगे, ये कहना गलत होगा। हमने एक एवरेज निकाल दिया, एक औसत निकाल दिया है, जिससे हम विकास को समझ सकें कि इस एज में ये हो जाना चाहिए। इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन कभी आपको लगे कि ये तो भाई काम का ही नहीं है, इसी के आसपास का क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा आसान लेकिन इसी भाषा का क्वेश्चन आपसे 2022 में ऑनलाइन पेपर में पूछा जा चुका है। तो हल्के में नहीं लेना है, मैं कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराती हूं जिनका कोई औचित्य ही ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, डेफिसिट बेस्ड अप्रोच इन इंक्लूसिव एजुकेशन इज डिस्करेजेबल बिकॉज, समावेशी शिक्षा में न्यूनता आधारित दृष्टिकोण हतोत्साहित करता है किस चीज को, या हमें डेफिसिट बेस्ड अप्रोच को नहीं अपनाना चाहिए, उसके पीछे रीजन क्या है ये बताइए। डेफिसिट बेस्ड अप्रोच को हमें क्यों नहीं अपनाना चाहिए। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि आपका जो है, नेहा कह रही है एनसीईआरटी इंटेलिजेंस के टाइप मल्टीपल इंटेलिजेंस के 8 रखे हैं कि 9 रखे हैं, एनसीईआरटी में 9 हैं। देखो नेहा, अभी अगर लेटेस्ट एनसीईआरटी एक बार मैं फिर भी चेक कर लूंगी, मेरे पास रखी हुई है कि उसमें 9 अपडेट हुए हैं नहीं, होने को तो 13 तक हैं टाइप्स, लेकिन एनसीईआरटी 8 ही मानती थी अब तक। अगर लेटेस्ट इस बार प्रिंट हुई है एनसीईआरटी और उन्होंने कहा है कि 9 है, तो फिर एनसीईआरटी में जो मेंशन है वही फाइनल है, उसी के बेसिस पे तो आप कल को चैलेंज कर पाएंगे पेपर में, ठीक है ना। ये तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एनसीईआरटी में पहले 7 भी थे, फिर 8 हुए, हो सकता है अब 9 हो गए हो, एक बार मैं चेक करके बता दूंगी आपको जब थियरी करेंगे या मैराथन सेशन लेंगे, है ना। जनवरी फर्स्ट वीक में मैराथन होगा आपका, देखिएगा। 60% लोग सी कह रहे हैं। देखिए, डेफिसिट बेस्ड अप्रोच इन इंक्लूसिव एजुकेशन इज डिस्करेजेबल बिकॉज इट डज नॉट एम्पावर द टीचर टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द लर्निंग एबिलिटी ऑफ द लर्नर। ऐसा कह रहे हैं बहुत सारे लोग, कह रहे हैं फास्ट कराइए, कहां जाओगे इतनी रात को, आराम से सर्दी में बैठ के रजाई ओढ़ के सीखो, क्या दिक्कत है। देखिएगा, अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा में न्यूनता आधारित दृष्टिकोण हतोत्साहित करने योग्य है, उसका रीजन पूछा है। इट अलाउज टीचर टू डिस्कार्ड द वीकनेस ऑफ द लर्नर, यानी बच्चे की वीकनेस को साइड करने की बात करता है, डिसरिगार्ड रिजेक्ट करने की बात करता है। इट अलाउज द टीचर टू एलिमिनेट लर्निंग टीचिंग मटीरियल एज पर नेसेसिटी, नहीं। इट डज नॉट एम्पावर द टीचर टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द लर्निंग एबिलिटी ऑफ द लर्नर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये बल्कि लर्निंग एबिलिटी पे ही फोकस किया जाता है इस डेफिसिट बेस्ड अप्रोच में। अभी समझेंगे ये है क्या, है ना। इट एम्पावर्स द टीचर टू एम्फेसाइज द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ द लर्नर, यानी सिर्फ लर्निंग एबिलिटी पे ही एम्फेसाइज किया जाता है, इसलिए हम क्या कह दे रहे हैं कि ये इसको हटा देना चाहिए, नहीं। इसकी प्रॉब्लम है कि ये टीचर को वीकनेस, बच्चे की वीकनेस को डिस्कार्ड करने की बात करता है, यानी बच्चे की वीकनेस पे ध्यान ही नहीं है। कह रहा है अगर आप पीछे हो तो आपकी गलती है ना। कि तो ये बहुत अच्छी अप्रोच नहीं मानी जाती इंक्लूसिव एजुकेशन में। डेफिसिट अप्रोच जनरली अभी सीटेट में अभी तक नहीं पूछा है, बट वेस्ट बंगाल का एक पेपर हुआ था उसमें ये पूछ लिया था, अभी आंसर की आई नहीं है। आंसर जो है इसका ए ही बनना चाहिए, है ना। तो डेफिसिट अप्रोच इस बात पे ध्यान देते हैं कि बच्चा अगर पीछे रह जा रहा है तो वो मेहनत करके आगे आ सकता है, बजाय कि ये देखने के कि उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी वीकनेस कहां है, उसको फुलफिल करें। तो ये वीकनेस को क्या कर दे रहे हैं, वीकनेस को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। कह रहे हैं आप अपनी मेहनत से पीछे हैं, अगर पीछे हैं तो, ठीक है ना। होगा अवधेश,
आप करते जाइए। मॉक टेस्ट से नंबर इंप्रूव करने की बजाय पहले एनालिसिस करना सीखो, क्योंकि मॉक टेस्ट में मैं मुश्किल क्वेश्चंस भी डालती जा रही हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पैटर्न पे मॉक टेस्ट दिया जा रहा हो आपको, है ना। अगर आपको बिल्कुल बैलेंस्ड में मॉक टेस्ट दूंगी तो आपका सुधर जाएगा, लेकिन हर दिन मेरी कोशिश है कि कुछ कुछ मुश्किल क्वेश्चंस भी ऐड किए जाएं। तो आंसर यहाँ पे ए बनना चाहिए कायदे में, फिर भी इस पे स्टार मार्क करके रखेंगे। एक दो दिन में अगर आंसर की आ जाती है वेस्ट बंगाल टेट की और उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन पे, तो मेरे को आप लोग मेल कर दीजिएगा या मैं खुद चेक कर लूंगी। इसका आंसर जो बनेगा वो ए ही बनना चाहिए, कि यहाँ पे लर्नर की वीकनेस को रिजेक्ट ही कर दिया जा रहा है, और वीकनेस पे आप काम नहीं करेंगे तो कहां से सीखेंगे आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, व्हेन लर्नर्स ट्राई टू थिंक विद इन दी गिवन इंफॉर्मेशन इट इज कॉल्ड। अब यही क्वेश्चन आपसे सीटेट में भी पूछा जा चुका है, अभी यही क्वेश्चन आपसे वेस्ट बंगाल टेट में भी पूछा जा चुका है, यही क्वेश्चन आपसे कई जगह पे और भी पूछा जा सकता है। कल के क्वेश्चन का आंसर अभी आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें मैं वो फाइनल कर दूंगी। आज थोड़ा सा समय नहीं था, अदरवाइज मैं आज ही इंक्लूड कर देती उसको, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है जी, 100 से ज्यादा नहीं आ रहे तो 100 नंबर कम नहीं है भाई। आप अपने उस एरिया पे फोकस करो कि जहां गलती हो रही है आपसे, एनालिसिस करो। मॉक टेस्ट भी इसलिए लगाओ कि एनालाइज कर सको कि गलती कहां है, और मॉक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि आप विद इन टाइम, आपका 2.5 घंटे से पहले पेपर पूरा हो जाता है ऑफलाइन ओएमआर भरने के साथ, तो आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट लगाना है। और दूसरा एनालिसिस के लिए, नंबर पे बहुत ज्यादा फोकस अभी मत करो, फाइनल में नंबर ज्यादा ही आएंगे मॉक टेस्ट से, देखिएगा। तो अगर हम देखें, व्हेन लर्नर्स ट्राई टू थिंक विद इन दी गिवन इंफॉर्मेशन इट इज कॉल्ड, जब शिक्षार्थी दी गई जानकारी के भीतर सोचने का प्रयास करते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम। डी ऑप्शन कह रहे हैं 30% लोग, मतलब आंख बंद करके जवाब दे देना है, बस रट्टे लगा लिए हमने। हाँ भाई, विद इन दी गिवन इंफॉर्मेशन इट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट थिंकिंग। अगर विद इन दी गिवन इंफॉर्मेशन सोचने की बात हो रही है तो कभी भी डाइवर्जेंट तो सपने में भी नहीं हो सकता। आप जवाब कैसे दे पा रहे हैं ये, हैं? एक बार को अभिसारी आप कहते हो तो मैं मानती कि आपका तुक्का कुछ तो लॉजिक रखता है। डाइवर्जेंट में तो जितना होता है उसके बाहर सोचने की बात होती है। डाइवर्जेंट का मतलब ये दिशाओं में सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, क्रिएटिवली सोचना, कुछ नया सोचना, है ना। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, दिशाओं में सोचना, जितना दिया है इंफॉर्मेशन उतने तक नहीं सोचना, ठीक है ना। तो ये कॉन्क्रीट थिंकिंग है, मूर्त चिंतन है। थिंकिंग के कुछ प्रकार हैं, फटाफट से समझ लेते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो दिशाओं में सोचने को कहे, जैसे आपको एक एस्से टाइप क्वेश्चन दे दिया और कहा कि मान लीजिए यूपीएससी के एग्जाम में अगर आपसे एस्से लिखवाया जा रहा है तो वहां आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ हद तक डाइवर्जेंट थिंकिंग भी आप इस्तेमाल करेंगे, है ना। मतलब कुछ क्रिएटिव आंसर देना, कुछ डिफरेंट, कुछ नया सोचना, एक समस्या के 50 समाधान सोच लेना, कुछ डिफरेंट सोचना, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है, दिशाओं में सोचना। कन्वर्जेंट थिंकिंग है, जैसे ये आपका एमसीक्यू है कि एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, एक ही चूज करना है, यानी ये इंटेलिजेंस को टेस्ट करता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ना कि क्रिएटिविटी को। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या है, आपको वन वर्ड आंसर या फिर आपको सिकुड़ता हुआ, यानी कोई एक चीज सही होगी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू बेस्ड, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग को टेस्ट करते हैं। और डाइवर्जेंट थिंकिंग की अगर हम बात करें तो एस्से टाइप में डाइवर्जेंट थिंकिंग या ओपन एंडेड थॉट निकल करके आता है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब बहुत सारे पॉइंट से एक पॉइंट पे जाना, 4 ऑप्शन थे, एक पे गए आप, तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग लगेगी आपकी जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये दूसरा प्रकार का चिंतन हो गया। अगर कॉन्क्रीट की बात करें तो जो भी टू थिंक विद इन दी गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसके ही बारे में सोचना, जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस आप गेन कर चुके हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था सीटेट 2018 में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है और वो अच्छा पेपर था। तो जो, और इसी तरह का एक ऑनलाइन में भी आया था, तो जरूरी है कि आप इनको समझ लें। तो जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उस पे सोचना, मतलब जो मूर्त अनुभव में है आपके, जो अनुभव आप ले चुके हैं उस पे सोचना कॉन्क्रीट थिंकिंग है। जो आपके सामने ही नहीं है, सिंबॉलिक या कॉन्सेप्ट्स पे सोचना, वो अमूर्त चिंतन है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं हम। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होता है, जब आप किसी एक अनुभव पे जो बीत चुका है उस पे प्रकाश डाल के एनालाइज कर रहे हैं, वो मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज में आ जाता है कि आप प्रकाश डाल रहे हैं कुछ एनालिसिस करने के लिए, ठीक है ना। तो इसको कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट में समझ लेते हैं। कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या है भाई, कॉन्क्रीट थिंकिंग की जब हम बात कर रहे हैं, और ये है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, अमूर्त चिंतन। कॉन्क्रीट थिंकिंग में आपको ये पता है, यहां पे ऑरेंज कलर अवेलेबल है, ठीक है ना। आपको ये पता है, यहां पे मुझे व्हाइट करना पड़ेगा, कि हमारा जो तिरंगा है, ट्राई कलर क्यों कहते हैं उसको। आपसे अगर कोई पूछ ले कि तिरंगा को ट्राई कलर, ये जो इंडियन फ्लैग है जिसको हम कह रहे हैं कि ये, कि भारत के झंडे में, हमारे नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स हैं, आप फटाफट से बताएंगे भाई 3 कलर हैं। इतनी सुंदर तो मेरी ड्राइंग भी नहीं है जितना अच्छा मैंने बना दिया है, वाओ। चलिए खैर, ये बात तो चलती रहेगी। तो हमने कहा कि ये क्या है, ट्राई कलर, है ना, कि भारत के झंडे को तिरंगा क्यों कहते हैं। आप कहेंगे क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। और वो कौन से रंग हैं, आपने कहा
भाई आपका सेफ्रॉन है, आपका व्हाइट है और आपका ग्रीन है। ठीक, तो सिंपल आंसर, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आपने कॉन्क्रीट थिंकिंग करके दिखा दी। जो मूर्त आपको पता है झंडा कैसा दिखता है ना। अगर हम देखें इसी बात पे, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि भाई ये क्या प्रदर्शित करता है, ये सिंबल किस चीज का है, ये जो इसमें सैफ्रॉन कलर है वो किस चीज का सिंबल है, तो आप बताएंगे कि जी इस चीज का है। फिर आप ग्रीन के बारे में बात करेंगे तो आप कहेंगे जी पीस का है ना। व्हाइट के बारे में बात करेंगे, आप कहेंगे पीस का है। ग्रीन के बारे में, तो सबका जब आप ये बता रहे हैं कि इनकी सिंबॉलिक महत्ता क्या है, ये कलर किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब आप एक कॉन्सेप्ट पे सोच रहे हैं जो आपके सामने नहीं है, तिरंगे में लिखा तो नहीं है ना ऐसा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाएगी जब आप बता रहे हैं कि ये हमारे देश की सॉवरेनिटी के लिए काम आता है, या हमारे क्या महत्व है इसका हमारे लिए। जबकि कॉन्क्रीट है जो सामने है, उस पर सोच करके आपने कोई जवाब दे दिया, जो इंफॉर्मेशन आपके सामने है या तो जो अनुभव आपने लिया है, एक्सपीरियंस किया है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या है इस बात को समझने में? नहीं ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनएप्रोप्रिएट इन रेफरेंस टू इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। आकलन और मूल्यांकन के लिए कौन सा एक कथन अनुपयुक्त है? नॉट राइट चूज करना है, राइट नहीं, नॉट राइट, अनुपयुक्त चूज करना है, यानी इनकरेक्ट कौन सा एक ऑप्शन है। सीसीई के अंदर ही असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, मिनिमम है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कवर्स बोथ स्कोलेस्टिक एंड कोस्कोलेस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये बात मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के शैक्षिक यानी पेपर पेंसिल भी, और सह शैक्षिक यानी को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एंड ड्राइंग, पेंटिंग, व्हाटएवर, इनको इंक्लूड करता है। ये बात तो सही है, लेकिन हमें गलत बात चाहिए, इनएप्रोप्रिएट चाहिए, नॉट राइट चाहिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज रिलेटेड टू रेमिडिएशन, यानी निदानात्मक परीक्षण जो है वो निवारण से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, आप बच्चे की डिफिकल्टी का पता लगाते हैं, बाद में रेमेडियल टीचिंग होती है कि उसको दोबारा समझाएंगे या नए तरीके से समझाएंगे। जो कमियां हैं, गैप्स को जानने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट, गैप का पता लगाने के लिए कि बच्चे की लर्निंग में गैप्स कहां रह गए, कमी कहां रह गई है, और उसको फुलफिल करने के लिए रेमेडियल टीचिंग। तो डायग्नोस्टिक के बाद डीआर से याद रखना, पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट और फिर रेमेडियल टीचिंग, ये दोनों प्रोसेस जो है फॉलो होती हैं निदानात्मक परीक्षण के अंदर, है ना। सी ऑप्शन है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन डज नॉट मेजर इंस्ट्रक्शनल प्रोग्रेस इन क्लासरूम सिचुएशन। जबकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है, रचनात्मक आकलन या एफए जिसको हम कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन कक्षा स्थिति में अनुदेशात्मक प्रगति को नहीं मापता है, यानी मेजर नहीं करता इंस्ट्रक्शनल प्रोग्रेस को, कितना अच्छे से बच्चा सीख रहा है, प्रोग्रेस को नहीं मेजर करता। क्या करता है? पोल कहां गया मैडम जी? कितने परसेंट ने क्या दिया हमें पता ही नहीं है कुछ। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप किताब बाद में पढ़ लीजिएगा प्लीज, फोन बाद में चला लीजिएगा, 1 ही घंटे की बात है ना। तो अगर हम देखें यहां पे, समेटिव असेसमेंट इज अ टूल ऑफ इवैल्यूएशन यूज्ड बाय द टीचर एट द एंड ऑफ द होल इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, ये बात हम कह सकते हैं। तो सी यहां पे है कि क्योंकि ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपको प्रोग्रेस का बता भी सकता है और फीडबैक भी दे सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। अगर हम देखें, ये क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, ब्रूनर के अनुसार द स्टेजेस ऑफ लर्निंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ब्रूनर के अनुसार जो स्टेजेस हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ब्रूनर की टोटल स्टेज 3 है और 3 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, 1 2 3 के फॉर्मेट में लगाना है। और ब्रूनर क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं, जैसे प्याजे हैं, वाइगोस्की हैं, लेकिन ब्रूनर क्या है? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, संज्ञानात्मक वादी रचनावादी हैं, संज्ञानात्मक रचनावादी हैं, ये कह सकते हैं, जो दिमाग थिंकिंग पे बेस्ड चीजों को लेकर के चलेंगे। ब्रूनर की थ्योरी हम बहुत अलग से नहीं पढ़ते, बस इनकी थ्योरी में जानने लायक भी इतना ही है, इन्होंने स्पाइरल करिकुलम भी दिया है कि कैसे प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को जोड़ के चलना है। डिस्कवरी लर्निंग की भी बात इन्होंने की है, खोज अधिगम की, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, बी ऑप्शन 31% लोग कह रहे हैं, जो कि एकदम गलत है ना। यही गड़बड़ आपने कर दी। सिंबॉलिक पहले नहीं आता, पहले आता है एनेक्टिव स्टेज, ये होता है बर्थ टू 3 इयर्स। एनेक्टिव स्टेज होती है सक्रिय, पहले बच्चा कोई भी चीज आप उसको दोगे, बुक भी दोगे, पलट पलट के देखेगा, कुछ तो करेगा, कोई भी एक्टिविटी करता है, तो सबसे पहले बच्चा सक्रिय होकर एक्टिविटी करके सीखता है, उसके बाद वो इमेजेस से भी सीखने लगता है। जब भी तो हम कहते हैं ना, हम एक्टिविटी कराते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो एक्टिविटी करा रहे हैं हम बच्चे को, यानी जब वो फिजिकली एक्टिव है तब सीखता है शुरुआत में। फिर आइकॉनिक स्टेज आती है सेकेंड नंबर पे, और आइकॉनिक स्टेज क्या है? 3 to 8 ईयर्स कहते हैं इसको। आइकॉनिक स्टेज है जब बच्चा इमेजेस के माध्यम से सीखता है, यानी अब आप उसको फोटो दिखाओ ए फॉर एप्पल का, वो सीख जाएगा, है ना, इमेजेस दिमाग में रखता है अपने, इसलिए आइकॉन्स कह रहे हैं हम, आइकॉनिक स्टेज है ना, प्रतिष्ठित या हिंदी में जो भी कहते होंगे। फिर आता है सिंबॉलिक स्टेज, सिंबॉलिक को हम प्रतीकात्मक कहते हैं,
यानी 8+ ईयर्स, कई जगह पे आपको 7 से शुरू होती हुई दिख जाएगी और 2 से 7 के बीच में ही प्याजे की स्टेज में आती है, बट इसमें 1 साल और, तो 1 आध साल का अंतर स्टेजेस में डिफरेंट थियरीज में होता है। तो सिंबॉलिक स्टेज आती है आपके सबसे अंत में। सिंबॉलिक स्टेज का मतलब है जब बच्चा लैंग्वेज के थ्रू सीख जाए, जब आप रिसर्च कर रहे हैं, खुद से सर्च करके, कुछ चीजें जान करके, सिंबल्स के माध्यम से जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे यहां लैंग्वेज लिखी हुई है, ये सिंबॉलिक थॉट है। क्या आपको जब आप 3 साल के थे तो ये क्वेश्चन करा दिया जाता, समझ आता? नहीं आता। आज आ रहा है। तब तो आपको एक्टिविटी करके ही समझ में आती थी। कोई कविता भी टीचर अगर कोई पोएम भी पढ़ाए तो आपसे एक्टिविटी कराए। तो सबसे पहली स्टेज होती है एनेक्टिव, कि जब आपको एक्टिविटी करके ही चीजें समझ में आती है। फिर होती है आइकॉनिक, जब आप पिक्चर्स देख के समझने लगते हैं कि अच्छा ये एप्पल है, ये आपका मैंगो है, ये फलाना है, ठीक। फिर सिंबल्स के माध्यम से, फिर आपको पेन दिखाने की जरूरत नहीं है, इसकी फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है पेन की, फिर आपको सिर्फ PEN पेन लिख दिया, समझ आ गया। सिंबल्स के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से आप सीखने लगते हैं, ठीक है जी। तो पहला ही ऑप्शन सही बनता है। सिंबॉलिक पहले नहीं आ सकता, सबसे पहले एनेक्टिव आएगा, उसके बाद जो है आपका सिंबॉलिक आएगा। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, 1 मिनट का समय और दे करके, ठीक है जी। अगर हम बात करें यहां पर, तो एक चीज हम देख सकते हैं कि हमने बात की जेरोम ब्रूनर की, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेगा तो फिर आप घबरा जाएंगे। ऐसा नहीं है सिलेबस में नहीं है, बट पूछा नहीं जाता है, लेकिन कई बार एक दो बार क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। जेरोम ब्रूनर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी संज्ञानात्मक रचनावादी हैं। ये बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस पे ज्यादा फोकस्ड हैं, है ना। लेकिन ये कहते वही है कि बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। इन्होंने क्या दिया है? स्पाइरल करिकुलम की बात की है, वर्तुलाकार पाठ्यचर्या, यानी एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है आपका सिलेबस, यानी जैसे आप 6th में होते हैं तो उसी टॉपिक को और मुश्किल बना दिया जाता है 7th तक आते आते। तो प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को जोड़ के पढ़ाना चाहिए, ये कहता है स्पाइरल करिकुलम, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं। फिर अगर हम बात करें आपकी डिस्कवरी लर्निंग की, जिसको हम खोज अधिगम कहते हैं, उसके जनक भी यही हैं। बेसिकली कहते हैं कि डिस्कवरी लर्निंग यानी बच्चे को खोज का मौका देना चाहिए। और इनकी जो ये थियरी है, इसमें 3 स्टेजेस हैं, आपको पता ही चल गया। पहली स्टेज है एनेक्टिव, जहां पे बच्चा सक्रिय होकर के कोई एक्टिविटी करके सीखेगा, जन्म से 3 वर्ष। फिर आती है आइकॉनिक स्टेज, जब वो इमेजेस यानी फोटो देख करके आइकॉन्स के माध्यम से सीखने लगेगा। फिर आती है आपकी 3rd स्टेज, जिसको हम कहते हैं सिंबॉलिक स्टेज। इनकी 3 ही स्टेजेस हैं। ये सिंबॉलिक स्टेज है 8+ ईयर्स की। और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है जब एनेक्टिव स्टेज पार हो गई यानी 3 साल के बाद एनेक्टिव से नहीं सीखेगा, आइकॉनिक से सीखेगा। ये तीनों रहती हैं हमेशा, एज बढ़ने के बाद भी तीनों से सीख सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही से सीखेगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और समझते हैं चीजें क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is assumed to remain same up to a certain period of human life। निम्नलिखित में से क्या मानव जीवन की एक निश्चित अवधि तक समान रहने वाला माना जाता है? यानी बहुत ज्यादा परिवर्तन जिस चीज में नहीं होता वो बताना है हमें। फटाफट से बताएंगे लाइक शेयर करते हुए, जल्दी से बताइए। क्या कह रहे हो भाई? हिंदी में पढ़ाइए मैम, प्लीज हिंदी में पढ़ाइए यार। हिंदी के लिए पूरा यूट्यूब भर चुका है, इतने टीचर्स हैं हमारे इंग्लिश मीडियम को पूरा हिंदी में कॉपी करके भी पढ़ा देते हैं, ऐसे भी महान टीचर्स हैं। तो टीचर्स की तो कोई कमी नहीं है। तो अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप उनकी मदद ले लीजिए प्लीज़। अदरवाइज मैंने नोट्स भी हिंदी में शेयर किए हुए हैं और मैं बाइलिंगुअल लेके चलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जो मेजर मीडियम है वो इंग्लिश ही रहता है, चाहे वो लर्नर्स कम हो ज़्यादा हो। फोकस इसी बात पर रहता है कि क्योंकि कुछ जो टर्म्स हैं, वो मेरा स्टाइल भी है पढ़ाने का, और दूसरा जो टर्म्स हैं इंग्लिश में आपके ज़्यादा मदद करते हैं। चलिए खैर समझते हैं। डी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, चलिए समझते हैं कहानी है क्या। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अज्यूम टू रिमेन सेम अप टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ। निम्नलिखित में से क्या मानव जीवन की एक निश्चित अवधि तक समान रहने वाला माना जाता है? क्या कहेंगे हम इसको? मेंटल एज नहीं, ये तो एज के अनुसार बढ़ती रहती है। वैसे तो क्रोनोलॉजिकल एज होती है जब से आप पैदा हुए हैं, तो ये भी बढ़ती रहेगी, हर दिन बढ़ रही है। मेंटल एज डिपेंड करता है, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है आपकी एज के अनुसार, ये हमें इस पे कुछ हम कह नहीं सकते। इंटेलिजेंस कोशेंट जो है वो भी सेम रहता है अप टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, या हम कह सकते हैं थ्रू आउट लाइफ। आईक्यू में बहुत ज्यादा परिवर्तन आपके नहीं होता, बुद्धि लब्धि में ये स्टेबल रहता है बहुत हद तक, है ना। वही बात आ रही है बॉडी हाइट की, यानी आपकी जो शरीर की ऊंचाई है एक मानव जीवन की एक निश्चित अवधि तक समान रहने वाली मानी जाती है। अब ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि इन्होंने आंसर किसको माना है। ये वाला क्वेश्चन भी किसी एक एग्जाम में आया हुआ, इसी में आया हुआ है, वेस्ट बंगाल टेट में ही। मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चन लिए हैं आज, क्योंकि बड़े अच्छे क्वेश्चन थे और ऊपर से जो है सिलेबस मैच होता है आपका बिल्कुल। देखिए, बॉडी हाइट इन्होंने चूज किया है कि इंटेलिजेंस कोशेंट चूज किया है, इसे हमें देखना होगा,
क्योंकि आंसर दोनों ही सही हो सकते हैं। ये किस कॉन्टेक्स्ट में एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया था उस पर निर्भर करेगा, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक निश्चित अवधि तक सेम रहती है, तो ये अलग तरीके से पूछना चाहिए था। अगर थ्रू आउट लाइफ लिखते तो 100% IQ हो जाता, लेकिन अभी भी 50-50 चांसेस हैं। तो हम दोनों पे ही एक स्टार मार्क लेके चलेंगे। इनकी आंसर की आ जाएगी आपका पेपर होने से पहले, और तब मैं आपके साथ ये फाइनल डिस्कस कर लूंगी। अभी हम जो मुझे लगता है कि which of the following is assumed to remain same up to a certain period of human life, एक certain period तक आपके human life के, तो इसमें आंसर बॉडी हाइट भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि IQ सोच के ये बनाया गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि कई बार डिपेंड करता है एग्जामिनर किस थॉट से क्वेश्चन बनाया है, ठीक है ना। तो हम इस पे IQ और इन दोनों में से अगर आपने कुछ भी चूज किया है तो दोनों के साथ जा रहे हैं, इसको करेक्ट मैं तब कर लूंगी। लेकिन थोड़ा सा आपका दिमाग, अगर थ्रू आउट लाइफ लिखा होता तो 200% फिर IQ हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, क्योंकि IQ में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं और समझते हैं। तो 2 क्वेश्चन आज के ऐसे हैं जिनको हमें मार्क करके रखना है, ठीक है ना। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ फिर भी अच्छे से समझ में आता है। देखिएगा, समझते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है शिवम। चलिए आ जाइए, समझते हैं कहानी क्या है। आज पोल वाली दीदी नहीं है क्या? बिल्कुल है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैच लिस्ट 1 एंड 2। मैच लिस्ट 1 एंड 2, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। सेल्फ एस्टीम नीड्स, मैस्लो की हायरार्की पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी है तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, मैंने बताई हुई है। और मोटिवेशन में ये मैं हर साल डिस्कस करती हूँ, क्या पता कब टपक जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पहले आया हुआ है। जब आप बहुत पुराने पेपर्स उठा करके देखेंगे, जिन्हें पता होगा उन्हें पता होगा कि मैंने क्वेश्चंस आपसे कराए भी हुए हैं 2013, 14, 15। उस दौरान ये क्वेश्चंस खूब पूछे जाते, मतलब एक आध क्वेश्चन जरूर आता था। तो सेल्फ एस्टीम नीड्स यानी आत्मसम्मान की जरूरत क्या है? मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं, ये तो लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड है। डी के साथ तो सेकंड जाएगा, ठीक। अगर हम बात करें सेल्फ एस्टीम, तो इज्जत चाहिए हमें, रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स, यस, तो ये ए के साथ 5 जाएगा। ए के साथ 5 देखना भाई किधर है, यहीं पे है ना। फिर बी के साथ थर्ड, तो बी क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। थर्ड क्या है? रियलाइजिंग वंस ओन पोटेंशियल, कि आपका क्या हाईएस्ट पोटेंशियल हो सकता है, आप बने किस लिए हैं, तो ये बात भी सही है भाई। सी ऑप्शन है सेफ्टी नीड, कि आपको सेफ्टी महसूस करनी है ना। तो सेफ्टी महसूस करने के लिए आपको चाहिए क्या? शेल्टर चाहिए। और बिलोंगिंगनेस नीड्स आपकी पूरी होंगी मीनिंगफुल रिलेशनशिप से, तो सी के साथ तो आपका सेकंड जाएगा, बिल्कुल बात पक्की है। तो सी के साथ सेकंड यहां नहीं है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हो गया, सी नहीं जाएगा। सी नहीं जाएगा क्योंकि यहां पे इन्होंने ये गड़बड़ कर दी है। सी के साथ फोर्थ नहीं हो सकता, रिकॉग्निशन या रिफ्रेन फ्रॉम एंजाइटी, वो बिलोंगिंगनेस नहीं होता। सेफ्टी नीड्स में आ जाएगा रिफ्रेन फ्रॉम एंजाइटी, ठीक है जी। तो ये हुई एक बात, सेफ्टी नीड सी है और सी का जो है वो 4 होगा। भाई सेफ्टी का मतलब क्या है? कि आप चिंता से बचे रहें। आपको पता है आपके बैंक में कुछ बैलेंस है, आपको कल शेर आके नहीं खा जाएगा, सर्दी में आपको रोड पे नहीं सोना पड़ेगा, आपके पास एक घर है, तो आपको उस चीज की एंजाइटी नहीं है, उसको सेफ्टी नीड कहते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी जान पर खेल करके क्या कर दिया? देश को बचाया, जबकि उनको पता था उनके जान को खतरा है। तो उन्होंने अपनी कौन सी नीड्स को सेक्रीफाइस किया? तो उन्होंने अपनी सेफ्टी नीड्स को सेक्रीफाइस किया, और वो किस लेवल पे थे? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कह सकते हैं। दूसरा क्या है? एक मां है जो अपने बच्चे को बेच देती है क्योंकि उसे खाना नहीं मिला था कई दिनों से, तो वो कौन सी नीड्स की वजह से ऐसा करती है? तो नीड हो जाती है, इसमें ऑप्शन में नहीं है। क्या होती है आपकी? फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो सबसे पहली आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, मतलब खाने को तो मिल जाए, तो वो नीड फुलफिल नहीं हो पा रही थी। और उन्हीं फिजियोलॉजिकल नीड्स की वजह से मिड डे मील को स्कूल में लाया गया है। ये बेंड्यूरा की थियरी है, एक बार हम देख लेंगे। 5 लेवल की नीड होती है, मैं 1 मिनट में बता भी देती हूं, क्योंकि बेकार में आपका पेपर में आ जाए और आप फंस जाएं। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन बनते हैं। पहली नीड है फिजियोलॉजिकल लेवल, यानी शारीरिक आवश्यकताएं, यानी हमारे शरीर की आवश्यकताएं, जिनको सर्वाइवल नीड्स भी कहते हैं, जिनके बिना जीवित रहना संभव नहीं है, जैसे फूड, वाटर, एयर, ये क्या है? सब हमारी सर्वाइवल नीड्स हैं। इवन शेल्टर भी। शेल्टर का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई अपना ही मकान चाहिए, पक्की रजिस्ट्री वाला, कहीं तो सोने को मिल जाए, चाहे वो रोड के साइड में ही क्यों ना हो। तो ये है शारीरिक आवश्यकताएं, जिनके बिना जीवन चलेगा नहीं। फिर आता है सेकंड लेवल, जिसको हम क्या कहते हैं? सेफ्टी नीड्स, कि यार आज तो खाना मिल गया, कल मिलेगा कि नहीं, आज तो मजदूरी कर ली, कल मिलेगी कि नहीं। तो हम सोचते हैं एक पक्की नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, या फिर ऐसी नौकरी हो जिससे किसी भी दिन लात मार के बाहर ना निकाल दिया जाए, या फिर बैंक में 4 पैसे हो, एक घर हो छत पे, मतलब सर पे एक छत हो, कि कल को कोई
फेंक ना दे, या अगर रेंट पे रहते हैं तो पता है कि 4-6 महीने 1 साल का किराया है, तो ताकि हमें सेफ महसूस हो, चिंता से बचे रहें हम। तो ये है सेफ्टी नीड्स कि आपको शेल्टर अपना चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए एंड ऑल, ये सब आपकी सेफ्टी नीड्स में आता है, आपको कल को शेर नहीं आके खा जाएगा। फिर आती है थर्ड लेवल की नीड, जब आपको पता है आपको खाना भी मिल रहा है, आपको पता है आप सेफ भी हैं। फिर आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, अब आपको चाहिए प्यार, है ना, कि एक मुलाकात जरूरी है जिंदा रहने के लिए, है ना। तो जिनके भी व्हाट्सएप जो लोग खेलते रहते हैं, सोना बाबू और ये सब करते रहते हैं, समझ जाइए कि खाने को मिल रहा है और सर पे छत है, तभी जाकर के बिलोंगिंगनेस की नीड यानी रिलेशनशिप्स की नीड। अब ये रिलेशनशिप्स आपके यारी, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक बेसिक बात है। अगर हम बात करें नेक्स्ट लेवल की, ये है फोर्थ, क्योंकि जब आप भूखे होंगे ना, वो बोला जाता है ना, भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। ईश्वर की भी याद नहीं आती जब आप भूखे होते हैं, फिर आपको खाने की याद आती है। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी तब आप सेकंड लेवल पे पहुंचेंगे, सेफ्टी नीड्स, कि अब आपके पास कुछ सेफ्टी हो, है ना, आपके पास सर्दी में एक ब्लैंकेट हो। लव बिलोंगिंगनेस क्या है? लव एंड बिलोंगिंगनेस है आप कहीं से एसोसिएटेड फील करना चाहते हैं। फिर आता है आपका सेल्फ एस्टीम की नीड, अब भाई को चाहिए फुल इज्जत, यानी अब समाज में आपको इज्जत भी चाहिए, आपको रिस्पेक्ट भी चाहिए। सिर्फ काम जो है पेट भरने से और प्यार मोहब्बत से नहीं चलेगा, आप चाहते हैं 4 लोग वाहवाही भी करते हैं थोड़ी, ठीक है जी। लास्ट लेवल है फिफ्थ लेवल, जहां तक हर कोई पहुंच नहीं पाता, ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोले तो आत्म सिद्धि की आवश्यकता कहते हैं इसको, कि आपका हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है। आपने पैसा भी कमा लिया, आपने इज्जत भी कमा ली समाज में, दोस्त यार बच्चे सब हैं आपके पास, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन आपका हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है? आप जन्मे क्यों थे? आपका जीवन में किस मकसद के लिए, आपका मकसद क्या है, क्या पर्पस है आपका? हु एम आई, मैं हूं कौन? ये सब चीजें आपकी फिफ्थ लेवल पे आती हैं, जो हाईएस्ट लेवल है। बिल्कुल हो जाएगा समायरा, ठीक है ना। तो ये हुआ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल। तो जो मैं अभी बता रही थी कि कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी कौन सी नीड्स को इग्नोर किया, उनको पता था कि उनकी जान जा सकती है, फिर भी वो उस काम को करने गए, देश को बचाने गए। मतलब सेफ्टी नीड्स को उन्होंने इग्नोर किया कि वो सेफ नहीं है, उनकी जान को खतरा हो सकता है, ये सोचते हुए भी। और वो किस लेवल पे माने जाएंगे? हम कहेंगे भाई पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी, जो कोहलबर्ग का हाईएस्ट लेवल है उस पे। और अगर यहां पे देखें तो उन्होंने वो समझ लिया था कि मेरा ये हाईएस्ट पोटेंशियल है कि मैं कुछ भी करके मैं अपने देश के लिए जीना चाहता हूं और देश के लिए ही शहीद होना चाहता हूं। तो ये क्या हुआ? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी हो गया यहाँ पे। और किस नीड को सैक्रिफाइस किया? तो इग्नोर किया उन्होंने सेफ्टी नीड को। एक माँ जो अपने बच्चे को बेच दे रही है, मिड डे मील की जो स्कीम है, जिसको अभी हमने पीएम पोषण योजना कहना शुरू किया है, 1992 में आई थिंक शुरू हुई थी। तो ये मिड डे मील भी आपका फिजियोलॉजिकल नीड, कि अगर बच्चे का पेट नहीं भरा होगा तो वो क्या पढ़ेगा स्कूल में, इसलिए हम भोजन दे रहे हैं स्कूल में। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड है। एक माँ अपने बच्चे को बेच देती है क्योंकि खाना नहीं मिला था, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही थी, हमारी सर्वाइवल नीड्स हैं। ये तो 5 लेवल्स हैं आपकी। अब्राहम मैस्लो की हायरार्की है, मोटिवेशन की थियोरी है एक तरह से, कि आप कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं, दूसरे से तीसरे पे जाते हैं, बिना एक लेवल पूरा हुए आप दूसरे पे नहीं जाएंगे, दूसरा पूरे हुए तीसरे पे नहीं जाएंगे। इसके कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं कि कोई आपको साधु मिल जाएंगे जिनको कोई परवाह ही नहीं है कि कौन सी इज्जत, कौन सा प्यार, कौन सा खाना कल मिलेगा, आज मिलेगा, देखी जाएगी। तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल डायरेक्ट क्रॉस कर गए। कई बार ऐसा हो सकता है, सबके केस में नहीं। तो ये क्या है आपका? ये लेवल्स हैं, ये हायरार्की ऑफ नीड्स कहा जाता है इसको, आवश्यकताओं का पदानुक्रम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हुई एक बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 9 अपना, देखिएगा। ये अगेन थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ना। मुश्किल, देखिए ये क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते, बट क्योंकि ये डिजाइन उस तरह से हैं कि आपको मैच करना पड़ेगा। तो मैच करने में जिनका कॉन्सेप्ट हल्का सा भी इधर उधर हुआ या ध्यान कई बार भटक गया, तो वो मेरे से भी गलत हो सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन में प्रॉब्लम है। 8, अच्छा अभी देख लेंगे, डोंट वरी, अभी चेक कर लेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर दो एक बार, फिर हम आते हैं 8 पे, ठीक है जी। तो अभी तो हम 9 पे पहुंचे भाई, 10:30 बज गए। आज वैसे लेट शुरू हुआ था सेशन, कोई बात नहीं, थोड़ी सी स्पीड भी इंक्रीज करेंगे, लेकिन ये बड़े क्वेश्चंस को तो समझना ही पड़ेगा। ए ऑप्शन कह रहे हैं 35% लोग इस तरह के क्वेश्चन को, या शायद सेम ही क्वेश्चन हमने कल भी किया था और आपको दिक्कत आई थी, दोबारा समझाने की बात कर रहे थे। स्कीमा का मतलब होता है आपका मेंटल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ थॉट को स्कीमा कहते हैं। आज ही प्याजे पढ़ते समय बैच में आपको बताया था। ए का हो जाएगा सेकंड, ए का सेकंड, यानी सी और डी ऑप्शन में से कोई एक होगा जहां ए का सेकंड है, ठीक है ना। देखते हैं फिर। बी ऑप्शन है एसिमिलेशन, आत्मसात करना, नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं आप। मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर्स टू इनकॉर्पोरेट न्यू इंफॉर्मेशन, अचीविंग कॉग्निटिव बैलेंस, ये तो इक्विलिब्रेशन हो जाएगा। फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू मेंटल स्ट्रक्चर्स, तो ये बी का 4, बी का 4 यहां पे भी है, यहां पे भी है। अब सी चेक करते हैं। एकोमोडेशन, मॉडिफाई करेंगे आप एग्जिस्टिंग स्कीमा को,
यानी सी का होगा फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट तो भाई यही है। ठीक, फिर आता है डी, इक्विलिब्रेशन का मतलब ही होता है बैलेंस। बैलेंस कहां दिख रहा है आपको? बैलेंस, अचीविंग कॉग्निटिव बैलेंस थ्रू अडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट, या जिसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये आपका परफेक्ट जवाब बन गया सी ऑप्शन। डी नहीं बन पाएगा क्योंकि वो जो सी ऑप्शन है उसका फर्स्ट, सी का थर्ड कहता है, वो सी का थर्ड मतलब एकोमोडेशन का, ये अचीविंग कॉग्निटिव बैलेंस, जो कि इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है, संतुलन का मतलब होता है। जब आप बैलेंस तलाश रहे हैं, नई जानकारी को मौजूदा मानसिक संरचनाओं में फिट करना, यानी एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऐड कर दिया आपने कुछ और। आपका कैट का स्कीमा था, ब्लैक कलर की कैट देखी, फिर व्हाइट की देखी, ऐड कर लिया, इसको एसिमिलेशन कहते हैं। यानी आपने नई जानकारी को मौजूदा सूचना में ऐड कर लिया। तो बी का 4 हो गया। स्कीमा क्या है? जो आपकी विचार का एक संगठित पैटर्न, मेंटल स्ट्रक्चर, तो ए का सेकेंड हो गया। सी का, जिसको हम आवासीय समायोजन कहेंगे इसको, कि आपने नई जानकारी को जोड़ने के लिए मॉडिफाई किया पुरानी जानकारी को। बैलेंस है जब आप क्या कर रहे हैं? अनुकूलन और समायोजन के माध्यम से इक्विलिब्रेशन अडेप्ट कर रहे हैं। यानी बेसिकली आपको पता है इक्विलिब्रियम कैसे अडेप्ट मतलब अचीव होता है। बैलेंस जिसको हम कह रहे हैं, पियाजे की थियरी में इक्विलिब्रियम अचीव होगा 2 प्रोसेसेस से। इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस की स्थिति, जो आपके दिमाग में है और जो दुनिया में है, वो दोनों बैलेंस में है। यानी अडेप्टेशन के माध्यम से, अनुकूलन जिसको कहते हैं, और अडेप्टेशन में क्या प्रक्रियाएं हैं? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब है कुछ ऐड करना, एकोमोडेशन का मतलब है कुछ मॉडिफाई करना। फिटिंग समथिंग न्यू इन एग्जिस्टिंग स्कीम, एसिमिलेशन आत्मसात करना, मॉडिफाई करना एकोमोडेशन है। सिंपल बात। ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं, जिसको हम एडजस्टमेंट कह सकते हैं यहाँ पे, कि आपने ब्रेन में ऑर्गेनाइज की हुई है चीजें। जैसे आप एक ट्रॉली बैग में, जब आप बाहर घूमने जा रहे हैं तो अपने एक बैग में ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सामान यहाँ रख लिया, फिर यहाँ रख लिया, फिर यहाँ रख लिया, ऐसे आप अपने ब्रेन में भी करते हैं। अगर ये चीजें बैलेंस में नहीं होंगी तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, इम्बैलेंस की स्थिति आ जाएगी। एक बार 8th क्वेश्चन के लिए कोई बोल रहा था कि एक बार आप चेक करा दो, ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं। लेट्स सी, 1 मिनट में देख लेते हैं। गर्मी लग गई बहुत ही तेज। देखो एक बार, निशा अपना कंबल वंबल ओढ़ के अब तैयार हो जाएगी। देखो एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसको इस तरह से देखेंगे एक बार, है ना। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम फंस जाएंगे। नहीं, फंसना नहीं है हमको, ठीक है ना, हमको फंसना नहीं है। क्लियर है बात? फैज अहमद, अच्छा जी, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, सारी चीजें रिवाइज हो गई। हाँ, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। कोई तो कुछ पूछ रहा था यार, मैराथन एसएसटी की तो नहीं होगी, कोई 1 शॉट के बारे में कुछ कह रहा था। मैं 3 सब्जेक्ट का 1 शॉट लूंगी, या उसको आप मैराथन कह लीजिए, जो आपका कमिंग जनवरी 1st वीक में ही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा एक बार, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो लिस्ट 1 थी सेल्फ एस्टीम नीड्स, यानी आत्मसम्मान की जरूरत। किसके साथ जुड़ी हुई है? आत्मसम्मान है दूसरों से पहचान, यानी ए का 5 हो गया ऑप्शन, ए के साथ 5। ठीक, आत्मबोध की आवश्यकता, कि आपका मतलब क्या है, अपनी क्षमता का एहसास, हाईएस्ट पोटेंशियल, यानी बी के साथ क्या जाएगा? बी के साथ जाएगा आपका 3rd, बी के साथ गया 3rd, बी के साथ 3rd, ए का 5, बी का 3rd, ये रहा, बस सी में ही तो है अवेलेबल। फिर भी चेक कर लेते हैं। सुरक्षा की जरूरत, यानी सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स होती है जब आप चिंता से मुक्त होकर बाहर आके आपको शेर ना खा जाए कहीं, है ना, कोई गोली ना लग जाए आपको, ऐसे माहौल में ना रह रहे हो। मान लीजिए कोई सीरिया में रहेगा, कोई अफगानिस्तान में रहेगा, वो सेफ नहीं फील करेगा वहां, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? सेफ्टी नीड्स आपकी जुड़ी हुई है सीधा सीधा। रिफ्रेन फ्रॉम एंजाइटी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है आपका हाईएस्ट पोटेंशियल, यानी बी का 3rd। ए सेल्फ एस्टीम नीड है आपकी इज्जत वाली, कहां है वो इज्जत? रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स, तो ए का 5, हाँ ए का 5 है। बी का आपका 3rd, तो बी का 3rd है। सी की अगर हम बात करें सेफ्टी नीड की, तो सेफ्टी नीड है एंजाइटी से बचना, तो सही तो है, क्या दिक्कत है। और फिर आता है 4th बिलोंगिंगनेस नीड, यानी लव एंड बिलोंगिंगनेस, तो डी का बचेगा ही आपका मीनिंगफुल रिलेशनशिप से लव एंड बिलोंगिंगनेस आता है, तो डी का 2nd। क्या दिक्कत है यार इसमें? सही तो मैच हो रहा है, क्यों परेशान हो जाते हो? हाँ, काहे परेशान होते रहते हो? सही तो है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9th हम कर चुके हैं, 10th पे आते हैं। थोड़ा आपको तसल्ली देते हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आज आपने कर लिए, सर में दर्द हो गया होगा। देखो एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो जवाब दीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत पेडागॉजी पेडागॉजी चिल्लाते हैं हम, बताइए जरा पेडागॉजी के बारे में। कोई तो कह रहा है कि आपने डी बोला था। हाँ, बोलने में कई बार ना फ्लो में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना।
चलिए देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट मैच विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागोजी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा शास्त्र की अवधारणा से मेल नहीं खाता है? क्या मेल नहीं खाता है? तो बताइए क्या मेल नहीं खाता है? पेडागोजी क्या है पहले तो ये समझना होगा, फिर तो देखेंगे ना मेल क्या खाता है क्या नहीं खाता, है ना। पहले तो ये समझना होगा पेडागोजी है क्या। कई बार इसको पेडागॉगी कह देते हैं, कई लोग पेडागॉजी कह देते हैं, कई लोग पेडालॉजी भी कह देते हैं। तो वो पेडालॉजी तो खैर कोई शब्द नहीं होता, गॉगी और गॉजी में डिफरेंस ये है कि वो डिपेंड करेगा कौन सा एक्सेंट हम यूज करें। नॉर्मली गॉगी होता है, तो अगर पेडागॉगी उल्टा ही बोलते हैं मैंने, पेडागॉजी होता है नॉर्मली। पेडागॉग होता है टीचर जो आपको लीड करे। तो पेडागॉजी की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब ये सबका ना अपना क्षेत्रीय भाषा है, वो एक मदर टंग का टच कह लीजिए उसमें, जो लोग पेडागॉजी बोलते हैं। इसमें कोई मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है, कोई बहुत तोप नहीं हो जाते आप पेडागॉजी बोल के भी। बट अगर हम फोनोलॉजिकल अवेयरनेस रखते हैं यानी बोलना कैसे है, तो हम पेडागॉजी इसको बोलेंगे। बट हाउ डज इट मैटर, पेपर में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए तरीके से। आप खुद पे इंप्रूव करते रह सकते हैं, जिसको शौक हो लैंग्वेज पे काम करने का वो उसको इंप्रूव करता रहे। अदरवाइज इसमें कोई मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है कि आप पेडालॉजी बोल रहे हैं तो बहुत ही खराब इंसान है आप। बाकी लॉजी बोला जा नहीं सकता क्योंकि एल, इसमें कहीं एल का साउंड है नहीं, है ना। तो वो क्षेत्रीय प्रभाव होता है, वो हमारी मदर टंग का प्रभाव जब आ जाता है कई बार, तो ऐसा होता है। नॉर्मल भाषा की त्रुटि है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। देखिएगा, है ना, सबका एक्सेंट होता है। एक पेडागॉजी की अगर हम बात करें तो पेडागॉजी क्या है भाई, इसको हम साइंस ऑफ टीचिंग कह देते हैं। साइंस ऑफ टीचिंग कह देते हैं, यानी शिक्षण का विज्ञान के क्या टेक्निक्स हैं पढ़ाने की, या फिर आर्ट ऑफ टीचिंग भी कह देते हैं कई बार। आर्ट ऑफ टीचिंग के क्या तकनीक होनी चाहिए, क्योंकि टीचिंग क्या है, एक आर्ट है और साइंस भी है ना, साइंस एंड आर्ट एज वेल। तो अगर हम बात करें तो कौन से तरीके होंगे, पढ़ाते कैसे हैं, ये सारी बातें पेडागॉजी में आती हैं, है ना। पढ़ाया जाना कैसे चाहिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागॉजी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो आपको पता है पेडागॉग हम टीचर को कहते हैं, बेसिकली बच्चे को नीड में रख करके ही आपके मेथड्स बनने चाहिए, जो मेथड्स पेडागॉजी से जुड़े होते हैं कि आप कौन से तरीके अपनाएंगे पढ़ाने के लिए। तो पेडागॉजी इज रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द लर्नर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें गलत बात चाहिए, नहीं पूछा है। पेडागॉजी इज इंडिफरेंट टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस, यही बात गड़बड़ हो गई कि शिक्षा शास्त्र सांस्कृतिक प्रभाव के संदर्भ में उदासीन है या तटस्थ है, मतलब इनडिफरेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस संस्कृति से आ रहे हैं, बच्चे की संस्कृति को ध्यान में ही नहीं रख रहे और मेथड पढ़ा रहे हैं जिससे अपना मन करे, तो कोई फायदा नहीं है। बच्चे के कल्चर को ध्यान में रखना है, इंडिफरेंट नहीं होना है, उससे कनेक्टेड फील कराना है। इंडिफरेंस का मतलब होता है फर्क ही नहीं पड़ रहा बच्चा किस संस्कृति से आता है, जबकि आपको हर बच्चे को इंक्लूड करना है, वो अपने घर से जो भी लेके आए, उसकी भाषा हो, उसकी संस्कृति हो, उसके एग्जाम्पल्स हो, उन सबको इंक्लूडेड महसूस कराना है बच्चे को। उस आधार पर आपको अपने मेथड को चूज करना है कि हर बच्चा और उसकी जो बैकग्राउंड नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, उसको यूज किया जा सके। तो ये बी ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। पेडागॉजी चेंजेस विद द चेंज इन द करिकुलम, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर हम करिकुलम में चेंज करेंगे तो पढ़ाने के तरीके में भी चेंज करना पड़ेगा। अगर सीटेट में 2 महीने हैं और पहले 6 महीने दिए जाते थे, तो अगर मैं पहले बैच में मान लीजिए 60-70 क्लास ले रही हूँ सीटेट के लिए, तो आज वो 30-40 करनी पड़ेंगी और उस अप्रोच से पढ़ाना पड़ेगा जिस अप्रोच की जरूरत है। अगर नए क्वेश्चन आए हैं तो वो नए तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। तो करिकुलम में चेंज होगा यदि, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेडागॉजी में चेंज लाना पड़ेगा, पढ़ाने के तरीके में चेंज लाना पड़ेगा। पेडागॉजी क्या है, पढ़ाने का तरीका एक तरह से, तो ये बात तो सही है। पेडागॉजी इज इवॉल्विंग इन नेचर, समय के साथ प्रकृति में विकसित होती रहती है शिक्षा शास्त्र, अपने हमेशा सेम थोड़ी रहती है, डायनेमिक है, बात सही है। तो एक ही बात गलत थी, वो है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इन द रिवीजन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन कॉग्निटिव डोमेन द इंक्लूडेड एंड रिप्लेस्ड आइटम्स आर रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में भी आप लोग गलती करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। अगर हम बात करें ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की, तो ये बेसिकली कि आप पढ़ाएंगे कैसे, इस बारे में कई सारी चीजें हैं, जिसमें कॉग्निटिव डोमेन है, दिमाग से जुड़ा हुआ, जिसमें 6 लेवल्स हैं। ये इस पर मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाई हुई है, एक आध क्वेश्चन अगर कभी पूछ ले तो पता होना चाहिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा क्वेश्चन ब्लूम टेक्सोनॉमी से आते नहीं है आपके सीटेट में। फिर भी आपको पता होना चाहिए, 1 नंबर में अगर पूछा जाता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में आई थिंक जो सबसे पहली बार हुआ था उसमें आए थे क्वेश्चन। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन कॉग्निटिव डोमेन, अब आपको पता है सब में आईएनजी लगा दिया, वर्ब फॉर्म बन गया नाउन फॉर्म से। तो आपसे पहले पूछा है दैट, पहले मैं आपका आंसर देख लूं, बी ऑप्शन कह रहे हैं 33% लोग, गलत हो गया। देखिएगा यहां पे पूछा है दैट इंक्लूडेड एंड रिप्लेस्ड आइटम्स। इंक्लूडेड आइटम है क्रिएटिंग, सिंथेसिस का नाम बदल के कर दिया क्रिएटिंग, और रिप्लेस क्या किया गया है, सिंथेसिस को किससे इंक्लूड करके, क्रिएटिंग को। तो डी ऑप्शन हुआ। वैल्यूइंग क्या होता है, ये तो अलग, ये और वैसे भी वैल्यूइंग तो आता ही अफेक्टिव डोमेन में है, इमोशंस वाले में, ये तो कॉग्निटिव डोमेन में आता ही नहीं है वैल्यूइंग।
तो इंट्रोड्यूस किया गया क्रिएटिंग को। सिंथेसिस का मतलब है, दूसरा मतलब है इसका क्रिएट करना, कुछ नया बनाना। जब आप अपनी कविता लिख रहे हैं, है ना, और सिंथेसिस जिसको हम कहते थे, अब उसको क्रिएटिंग कहते हैं। तो इसको रिप्लेस कर दिया सिंथेसिस को, किससे? क्रिएटिंग से। सबसे पहले क्या पूछा था? इंक्लूड क्या किया? क्रिएटिंग को। रिप्लेस किसको किया? सिंथेसिस को। किससे किया? क्रिएटिंग से। सिंपल बात, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 12? अ टीचर आइडेंटिफाइज द डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ चाइल्ड व्हाइल रीडिंग इंग्लिश प्रोज लाउडली, दिस मे बी कॉल्ड। एक शिक्षक अंग्रेजी गद्य को जोर से पढ़ते समय एक बच्चे के उच्चारण में कठिनाई की पहचान करता है। भाई लाउड रीडिंग हो रही थी क्लास में और पता लगाया गया कि लाउड रीडिंग जो है हो रही है, और टीचर ने देखा कि बच्चे के उच्चारण में कुछ समस्या है। कोई एक बच्चा है क्लास में जिसकी प्रोनाउंसिएशन में तकलीफ है, उसको कुछ गलत प्रोनाउंस कर रहा है। तो ये किसके अंदर आएगा? ये किसको क्या कहेंगे? असेसमेंट फॉर लर्निंग कहेंगे। देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं होगा क्योंकि ये एंड ऑफ द टर्म होगी। ऐसे है ये तो जजमेंट के लिए, मार्क्स के लिए होगी। फॉर लर्निंग हाँ हो सकता है, सबमेटिव इवैल्यूएशन भी नहीं होगा। ये डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कह सकते हैं कि नैदानिक परीक्षण, लेकिन ये कोई अलग से टेस्ट थोड़ी दिया था। गैप्स को जांचने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होती है कि आपने कुछ डिजाइन ही इसलिए किया है कि आप कमियों का पता लगा पाए, लेकिन यहां पे नॉर्मल क्लासरूम एक्टिविटी थी। ड्यूरिंग क्लासरूम आपको पता लगा कि भाई बच्चे के प्रोनाउंसिएशन में समस्या है। ये अगर ऐसा लिखा होता कि आपकी जो रीडिंग का पूरा सेशन है वो ऑर्गेनाइज इसलिए कराया गया है ताकि डिफिकल्टीज का पता लग सके, तो आंसर डी हो जाता, नो डाउट। लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया उसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग के साथ हमें जाना चाहिए, मेरी बेस्ट नॉलेज में। ठीक है जी, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि ये पर्पस ये नहीं था कि कमी का पता लगाना है, पर्पस था चैप्टर पढ़वा रहे हैं आप। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग के दौरान ही आकलन हो गया और आप उसको फिर इंप्रूव कर देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर, अ फिलोसोफर हैज डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। एक फिलोसोफर में किस प्रकार की बुद्धि होगी? एक स्कल्पचर में, एक मूर्तिकार में किस प्रकार की बुद्धि होगी? तो फिलोसोफर में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि वो खुद को जानता ज्यादा बेहतर से है, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को, है ना, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं फिलोसोफर्स। और स्कल्पचर जो मूर्तिकार है उसकी कौन सी बुद्धि बेहतर होगी? स्पेशल इंटेलिजेंस। अगर उसको, स्पेशल इंटेलिजेंस का मतलब है दिशाओं का प्रॉपर ज्ञान। अगर नाक हल्की सी भी इधर से उधर बन गई तो कुछ और बन जाएगा। जैसे हमारी ये स्केच बनी हुई है, दे दो जरा। हाँ, तो ये एक स्केच है, किसी हमारे लर्नर ने दिया था, किसी ने क्या नाम तो लिखा ही होगा, मनीष। तो मनीष ने दिया था, बहुत अच्छा सा एक स्केच है। इसमें भी हम कहेंगे स्पेशल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि मेरी शक्ल है, उसको प्रॉपर ध्यान से बनाना, कहाँ से हल्का सा भी इधर उधर ना हो जाए। हल्का सा हो गया है तो इसलिए थोड़ा सा मैं पहचानने में कम आती हूँ नाक थोड़ी मोटी हो गई, लेकिन हम ये कहेंगे कि मुझसे और आपसे तो बहुत ज्यादा है उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस, है ना। तो स्पेशल इंटेलिजेंस चाहिए मूर्तिकार में, या कोई भी अगर ड्राइंग पेंटिंग में भी अच्छा है उसमें भी स्पेशल इंटेलिजेंस होगी। इंट्रापर्सनल यानी खुद को जानना, खुद के थॉट्स को जानना, ठीक है ना। तो इंट्रापर्सनल फिलोसोफर में चाहिए, स्पेशल इंटेलिजेंस चाहिए आपकी गूगल मैप वाली आंटी में होती है कि इधर से लेफ्ट लो, उधर से राइट लो, दिशाओं का ज्ञान। अब ये भी तो दिशाएं है ना, शेप और साइज भी क्या है? दिशाई तो है, हल्का सा भी इधर उधर हुआ मामला खराब हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपसे इंटरपर्सनल पूछा है तो या तो ये लीडर, किसी पॉलिटिकल लीडर की बात करेगा, क्योंकि वो लोगों को समझने में, टीचर भी हो सकते हैं वहां पे, थेरेपिस्ट हो सकता है कई बार। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ये हावर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत है। ये सब बातें एक्स्ट्रा हम करेंगे कहाँ? मैराथन सेशन में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अभी तो उसको टेस्ट की तरह ही ले लेते हैं। वाइल्ड डैश एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर प्रीडोमिनेंटली इंपॉर्टेंट इन इन्फेंसी, डैश एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन ऑल्सो बिकम इंपॉर्टेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड आपको पता है 2 से 6 वर्ष, और इन्फेंसी आपको पता है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। ठीक है जी। तो कौन सी एजेंसीज हैं, यानी सामाजिकरण के वाहक। सामाजिकरण क्या होता है? समाज में रहते कैसे हैं, उसके तौर तरीके। तो सामाजिकरण के वाहक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फेंसी में, तो परिवार होगा, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष में सबसे ज्यादा बच्चा कहां रहेगा? परिवार। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है इस दौरान, बिल्कुल सही बात है। और अर्ली चाइल्डहुड, जब बच्चा प्ले वे में जाएगा, आस पड़ोस में जाएगा खेलने, तो ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहलाएगा, फैमिली के अलावा। तो जन्म से 2 वर्ष में प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, और सेकेंडरी जो है आपका अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्या कहता है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ अटेंशन एंड इंपल्सिव बिहेवियर। एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशीलता है। बच्चे उछलते कूदते रहेंगे, अटेंशन एक जगह पे टिका करके नहीं बैठ पाएंगे, ध्यान एक जगह पे टिक नहीं पाता। इसको ADHD कहते हैं, इसको डिसलेक्सिया नहीं कहते। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर,
है ना, न्यूनता अवधान क्या कहेंगे, विकार कहते हैं इसको हम। तो ये एडीएचडी है, ये तो डिस्लेक्सिया नहीं है। स्पीच डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टैटरिंग एंड एरर्स इन आर्टिकुलेशन, यानी एक भाषण विकार है जहां बच्चा हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना होता है। तो वो अफेजिया एक बार को हो सकता था कि बोलने में दिक्कत है या भाषा को समझने में दिक्कत है, यहां पे बोलने की तो दिक्कत नहीं होती, डिस्लेक्सिया। लोकोमोटर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रॉस मोटर इंपेयरमेंट, लोकोमोटर डिसऑर्डर वो होता है जो चलने फिरने या हड्डियों में दिक्कत जिनके होती है, व्हील चेयर पे है यदि कोई बच्चा है या बैसाखियों का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये आपके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में सारे मेंशन्ड है। तो ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी नहीं है कि हड्डियों में दिक्कत है। डी ऑप्शन है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रबल इन रीडिंग, यानी ये एक तंत्रिकीय विकार है जिसका संबंध पढ़ने में होने वाली कठिनाई से है ना। इसी तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें डिस्ग्राफिया पूछा हुआ था, वो तो इसी बार का क्वेश्चन है। डिस्ग्राफिया होता है राइटिंग डिसऑर्डर, लेखन संबंधी समस्या। तो चाहे वो जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, स्पेशली इस तरह के, एलडी बोलते हैं इनको हम, सैमुअल क्रिक ने 1960s में दिया था। एलडी बोले तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या, डिस्लेक्सिया हो सकती है पढ़ने से संबंधित, डिस्ग्राफिया हो सकती है लिखने से संबंधित, डिस्फेजिया हो सकती है आपकी भाषा को समझने या बोलने से संबंधित, है ना। ये सब जितने भी डिस वाले हैं ये सब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, यानी ब्रेन की वायरिंग में दिक्कत है, लेकिन आईक्यू में दिक्कत नहीं है बच्चे को। अच्छा ठीक है, देखिएगा एक बार, निशा को जो है कफ आया है, निशा। तो ये तंत्र के विकार है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है ना। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोटो भेजना है, बहुत दिनों से बना के रखा हूं, ऑफिस भिजवा दीजिए करियर विल के। आज क्वेश्चन देख के बच्चों का तेल निकाल दिया आपने। तो थोड़ा सा मुश्किल भी क्वेश्चन करना जरूरी है, कहीं हम ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें। हालांकि सिलेबस से हैं चीजें, ऐसा नहीं है कि सिलेबस से ना हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। अब बाद वाले क्वेश्चंस थोड़े से नॉर्मल लगेंगे आपको, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चंस हम शुरू में कर चुके हैं। चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इफ अ कॉन्सेप्ट प्रोसीड्स फ्रॉम, अगर ये भी आसान नहीं लग रहे तो दिक्कत है फिर समझने में, है ना। क्योंकि ऐसे 5-6 क्वेश्चन तो आ सकते हैं ना मुश्किल पेपर में। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, किस कॉन्सेप्ट को कैसे सिखाएं ताकि बच्चे इजीली इफेक्टिवली सीख पाएं। रैशनल टू इंपेरिकल, यानी पहले तर्क दो और बाद में उनको अनुभव दो, जबकि पहले अनुभव दो और बाद में तर्क दो। पहले एक्सपीरियंस कराओ फिर जाकर के उनको थियरी या रैशनल या रीजन बताओ, तो ये उल्टा हो गया। जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट, याद आ रहा है कुछ अभी कल परसों बताया था, इंडक्टिव मेथड। एग्जाम्पल टू रूल, यानी उदाहरण से नियम की ओर, यानी पहले एग्जाम्पल देंगे, एक जनरल जो चीज सामने है, और फिर जनरल टू स्पेसिफिक उल्टा हो गया यार, एक मिनट रुकना। जनरल टू स्पेसिफिक होता है आपका डिडक्टिव मेथड, लेकिन यहां पे जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब है सामान्य से विशिष्ट की ओर, जो बात सामान्य है वहां से किधर ले जाएं, स्पेसिफिक की तरफ ले जाएं, कि आपने डेफिनेशन बता दी नाउन की, ये डिडक्टिव मेथड हो जाएगा, और फिर आप स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए बाकी ऑप्शन इससे अच्छे नहीं थे, इसलिए हमें इसके साथ जाना पड़ा, नहीं तो एग्जाम्पल टू रूल ज्यादा बेहतर था, इंडक्टिव ज्यादा बेहतर था, यहाँ स्पेसिफिक टू जनरल भी बेटर होता, लेकिन स्पेसिफिक टू जनरल को हम मैक्सिम में काउंट नहीं करते, टीचिंग के सूत्र में काउंट नहीं करते, जनरल टू स्पेसिफिक को काउंट करते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को काउंट करते हैं, ना कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल को। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट नहीं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट वो है जिसको आप देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट वो है जो विचारों में है। तो विचारों में बाद में जाते हैं, पहले हम कॉन्क्रीट चीजों से, मूर्त चीजों से एक्टिविटीज करा करके, जो चीजें बच्चों को दिखा करके, टीचिंग लर्निंग मटीरियल, तब हम बाकी चीजों पे जाते हैं। तो सामान्य पहले आपने कोई परिभाषा बताई, फिर उसके उदाहरण दिए, तो एक ही उत्तर सही है, नहीं तो इससे बेहतर उत्तर हो सकता था, लेकिन इन चारों में से तो यही बेस्ट है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 17। क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, रचनात्मकता जो है वो किस संप्रत्यय से जुड़ी हुई होगी इन 4 ऑप्शंस में से। स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ा ध्यान से जवाब दीजिएगा। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट या फ्लूइड। तो ये सिंपल जवाब आपको पता है, मुझे भी पता है, फटाफट से जवाब दो। 100% इसमें आंसर सही आना चाहिए, लेकिन 68% लोग ही सही जवाब दे रहे हैं। भिन्न सोच, या इसको अपसारी चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन, यानी दिशाओं में सोचना। आप से पूछे पॉल्यूशन का क्या क्या इलाज हो सकता है, तो आपने 70 बता दिए कि जी हम गाड़ियां, अपनी पर्सनल व्हीकल्स कम यूज करें, ये करें, वो करें, पौधे लगाएं, फलाना काम करें। तो दिशाओं में सोचा बच्चे ने कि पानी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दिशाओं में सोचा। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ओपन एंडेड थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा वो इसमें, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग।
तो इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से। डीसी होता है सीसी नहीं, ये मैंने बहुत बार आपको बताया। डीसी का मतलब क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिव होती है। डी फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग, सी फॉर क्रिएटिविटी, दोनों साथ चलते हैं। डीसी साथ चलेगा, सीसी नहीं। सीसी क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ नहीं जाते, कन्वर्जेंट थिंकिंग के साथ इंटेलिजेंस जाती है। जो आप इस देखो, क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ नया बनाना, डाइवर्जेंट थिंकिंग में कुछ नया सोचा आपने, कुछ नया क्रिएटिव, कुछ ओरिजिनल बना दिया। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग, जब ये क्वेश्चन क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड। कन्वर्जेंट थिंकिंग में आप कुछ नया नहीं बनाते, इन्हीं 4 ऑप्शंस में से कोई एक चूज कर लेंगे, यानी आपने अपनी इंटेलिजेंस का यूज किया है। तो जेपी गिलफर्ड के अनुसार डाइवर्जेंट थिंकिंग जुड़ी हुई है क्रिएटिविटी से, वहीं कन्वर्जेंट थिंकिंग जुड़ी हुई है इंटेलिजेंस से। और ये जो है आपका क्रिस्टलाइज्ड, और ये रेमंड बी कैटल का सिद्धांत है, आपके पेपर में पूछा नहीं जाता, फिर भी मैं बता देती हूं। फ्लूइड इंटेलिजेंस भी क्रिएटिविटी से जुड़ी होती है, लेकिन ये आपसे रेमंड बी कैटल के कॉन्टेक्स्ट में पूछा होता तब सही था। सघन बुद्धि या क्रिस्टलाइज्ड होती है जिसको आप पढ़ के या नॉलेज गेन करके जो आप यूज करते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसका कोई सेंस नहीं है। तो आप क्रिएटिविटी जहां दिखे कूद करके डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स डैश रूल्स। यानी भाषा में एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशंस कौन से हैं, किसी भाषा के स्वीकार्य ध्वनि संयोजन उसके डैश नियमों में निर्दिष्ट होते हैं। जैसे अभी हम पेडागॉजी को पेडालॉजी बोलने की बात कर रहे थे जब, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो साउंड कॉम्बिनेशन है ये पेडागॉजी बन सकता है, गॉगी बन सकता है, लेकिन लॉजी नहीं बनेगा क्योंकि एल की साउंड तो कहीं है ही नहीं। तो हम साउंड कॉम्बिनेशन से कैसा उच्चारण बनेगा, ये बात फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट में आती है। साउंड की बात कहीं भी हो लैंग्वेज में, आप समझ जाइएगा फोन से जुड़ा हुआ होता है साउंड। फोन पे फोन उठा के आप कहते हैं हेलो, फोन का मतलब ये साउंड की बात हो रही है। तो साउंड क्या है, ध्वन्यात्मक नियम या फोनीम, जिसको हम कहते हैं फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट का एक हिस्सा है फोनीम, यानी जिसको हम साउंड की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे सी और एच मिलकर के च की आवाज बनाते हैं, उसको और तोड़ेंगे तो कोई मतलब बचेगा नहीं। ठीक, तो सिंटैक्टिक क्या होता है, जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब जो है मिलकर के, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हुआ, एक सेंटेंस बन गया, है ना। तो ये सिंटैक्टिक यानी स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ग्रामेटिकल, इन्फ्लेक्शन की यहां जरूरत नहीं है, ग्रामेटिकल में फिर बहुत सारी बातें आ ही जाएंगी, जैसे कि सिंटैक्टिकल भी ग्रामर का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। ये क्या कहता है, द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। यानी वह स्थिति जहां विचार पैटर्न भाषा से प्रभावित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से। द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स, आपके विचार, आपके विचार करने का तरीका, आपके सोचने का तरीका आपकी भाषा से प्रभावित होता है। ये कौन सी थियरी है और कौन से व्यक्ति हैं, यानी जो भाषा में बोलती हूं मेरे विचार भी उस भाषा से प्रभावित होंगे। क्या है ये है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। 45% लोग सही कह रहे हैं जवाब। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन कई बार सीटेट में आ चुका है, पूछा जा सकता है। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन का मतलब है भाषा निर्धारण कह सकते हो आप, भाषाई निर्धारण कह सकते हो इसको। एक सैपर वोर्फ का एनालिसिस है, सैपर वोर्फ ही नाम है आई थिंक, ली वोर्फ नाम के एक व्यक्ति हैं और ये सैपर हैं, जो 2 लोग हैं, इनकी एक हाइपोथेसिस है जिसका नाम है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। यानी लिंग्विस्टिक मतलब भाषा डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है आपके विचार को। भाषाई निर्धारण, भाषा किसको निर्धारित करती है, विचार को। आप सोचेंगे कैसा, वो आप किस भाषा में सोच रहे हैं उससे प्रभावित होगा। यानी यदि मैंने हिंदी भाषा पढ़ी है तो मैंने हिंदी में, मान लीजिए हिंदी या संस्कृत, तो मैंने रामायण पढ़ी है बचपन से, बाकी चीजें पढ़ी हैं, या हिंदी की नॉवेल्स पढ़ी हैं, लिटरेचर पढ़ा है मैंने, साहित्य पढ़ा है हिंदी का, तो मेरे सोचने का तरीका भी मेरी भाषा यानी हिंदी जो मुझे आती है उससे प्रभावित होगा। और अगर मैंने इंग्लिश पढ़ी है तो मेरा सोचने का तरीका उससे प्रभावित होगा। दोनों पढ़ी है तो दोनों से प्रभावित होगा। तो आपका जो लैंग्वेज है वो डिटरमिन करती है आपके थॉट पैटर्न्स को। ये बात सैपर वोर्फ की जो एनालिसिस है या हाइपोथेसिस है, ली वोर्फ नाम के व्यक्ति हैं, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन इन्होंने दिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया इंग्लिश पेडागॉजी में भी, सीडीपी में भी, कि ली वोर्फ ने क्या दिया है या लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म किसने दिया है, आपको पता होना चाहिए। ये सैपर वोर्फ का एनालिसिस है, ली वोर्फ ने दिया है। कॉग्निटिव बायस होता है आपका, बहुत मतलब ये आपसे नहीं पूछेगा, साइकोलॉजिकल टर्म है कॉग्निटिव बायस। बहुत ही दिन खराब हो आपके तो पूछ सकता है, बट अभी आज तक तो नहीं पूछा है, ना सिलेबस में बनता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, सिलेबस में तो बन सकता है क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है तो बायस भी पूछ लेगा, बट वो सेंस नहीं बनेगा, बच्चों के एस्पेक्ट से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मतलब बच्चों को पढ़ाने जाएंगे आप उस एस्पेक्ट से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो समावेशी शिक्षा है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। ये इसी तरह का एक क्वेश्चन इस बार भी पूछा हुआ था।
इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज पे, यानी समानता और समता के अवसरों पर, सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन पे, वर्ल्ड ब्रदरहुड या सोशल इक्विलिब्रियम। देखिए सामाजिक संतुलन पे नहीं, समता और समानता के अवसर पे आधारित है इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। और अगर सिर्फ इक्विटी मिले, मतलब अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना लिखा हो तो इक्विटी के साथ भी जा सकते हो। इक्विटी का मतलब होता है जिसको जैसी नीड है उसको ऊपर लेकर के आना, ना कि हम ये कहें सब बराबर हैं, समान अवसर मिलने चाहिए, लेकिन जहां जिसको जरूरत हो उसको एक्स्ट्रा ऊपर भी हमें एम्पावर भी करना है ना। कि एक बच्चा है जो चल के नहीं आ सकता स्कूल में, चढ़ के नहीं आ सकता सीढ़ियां, तो हम इक्विटी का ध्यान रख रहे हैं, पढ़ने का समान अवसर उसको भी मिले कि वो भी क्लासरूम में पढ़े, ये है इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्विटी क्या है? आपने स्कूल में रैंप बनवाया हुआ है, लिफ्ट लगवाई हुई है, ताकि वो बच्चा भी आ सके जो चल के या दौड़ के नहीं आ सकता। इसको इक्विटी कहते हैं, जब आप दूसरे की नीड का ध्यान रखते हैं। तो इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज पे बेस्ड है आपकी क्या? इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका एक और टैगलाइन है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, हर तरह का बच्चा एक छत के नीचे सीख सके, ये कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन। 5 नंबर का टॉपिक है सभी के लिए शिक्षा, यानी आप सिस्टम को बदलिए, बच्चे को नहीं, है ना। सिस्टम में चेंज लाएंगे, बच्चे में नहीं। बच्चे के लिए सिस्टम है, सिस्टम के लिए बच्चा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सोसाइटी डिटर्मिन्स द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स। समाज पुरुष और महिलाओं की भूमिकाएं निर्धारित करता है कि समाज ये कहता है महिलाओं को ये कपड़े पहनने चाहिए, पुरुषों को ये कपड़े पहनने चाहिए, महिलाओं को ये काम करने चाहिए, पुरुषों को ये काम करने चाहिए, महिलाओं को सॉफ्टली बोलना चाहिए, पुरुषों को ये करना चाहिए। ये जो कहने वाली बात है, मेल एंड फीमेल के रोल्स जो तय किए गए हैं, किसके द्वारा? समाज के द्वारा। बायोलॉजिकल रोल क्या हो सकते हैं कि भाई महिलाएं जो है बच्चों को जन्म देती हैं, ये उनकी बायोलॉजिकल रोल है एक तरह का, जो उन्हें बायोलॉजी से मिला है ना। लेकिन बहुत बढ़िया महिमा, धन्यवाद। लेकिन अगर हम बात करें सोशल रोल्स की, झाड़ू तो भाई पुरुष भी बराबर की लगा सकते हैं, उनको क्या दिक्कत है? झाड़ू थोड़ी काट लेती है वापस कि नहीं आप मेल हैं, आपका नाम रोहित है, आपको झाड़ू नहीं लगा सकते, आप झाड़ू चली गई उछल के कहीं दूर, है ना। ऐसा तो नहीं होता ना। या चमचा दूर चला गया कहीं, चम्मच गायब हो गई जब आप मसाले लेने गए एक मेल के रूप में, ऐसा तो नहीं होता। ये सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं जो समाज ने हमारे ऊपर लगाई हैं, ठीक। तो जेंडर एज अ हेरिडेटरी एंडोमेंट, जेंडर जो है वो हेरिडिटी नहीं होता। देखिए हिंदी में पढ़ेंगे तो गड़बड़ होगी, लिंग ही लिखा होगा सेक्स और जेंडर दोनों के लिए, तो हेरिडिटी से नहीं आता जेंडर। सेक्स जो है हेरिडेटरी एंडोमेंट आप कह सकते हो, है ना। अगर हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, जेंडर एज एन इंट्यूटिव कंस्ट्रक्शन, के सहज ज्ञान से एक दिन आपको अचानक पता चलता है आपका क्या जेंडर है। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, कि जो जेंडर की संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है जेंडर का, लिंग एक सामाजिक भूमिका के रूप में, यानी समाज ने बनाया है जेंडर को के रूल्स ये होने चाहिए फीमेल्स के, मेल के, और इसी को फिर हम स्टीरियोटाइप भी कह देते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि नहीं ये काम सिर्फ महिलाएं करेंगी, ये काम सिर्फ पुरुष करेंगे, तो ये रूल्स जो हैं ये जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट को दर्शाते हैं कि जेंडर समाज के द्वारा बनाई गई संकल्पना है। वहीं अगर सेक्स की बात आ जाए तो ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। एक क्वेश्चन हर बार जरूर आता है, सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल यानी जैविक संरचना है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, आपका एक टॉपिक भी है। और जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर एज एन इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट नहीं, इनहेरेंट नहीं है, ये समाज ने बनाया है। सोशल एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है ना, कि सोसाइटी डिटरमिन कर रही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फटाफट से रिवीजन हो जाएगा इस क्वेश्चन से आपका। द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट हैज बीन एनेक्टेड इन द ईयर, यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है वो आपका किस साल में लागू हुआ, या अधिनियम जो है आपका कब आया? इसको कहेंगे दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, है ना। विकलांग नहीं, दिव्यांग कहेंगे इसको। बात सही है नहीं? तो अगर हम बात करें तो ये कब आया, तो फटाफट से बताओ। 1995 में भी आया था, बट वो आरपीडब्ल्यूडी नहीं था। राइट्स ऑफ पर्संस की जगह अगर ये राइट्स हटा देता है यहां से, सिर्फ पर्संस विद डिसेबिलिटी कह देता पीडब्ल्यूडी एक्ट, तो ये हो जाता है 1995। लेकिन उन्होंने कहा है राइट ऑफ पर्संस। द राइट्स ऑफ पर्संस 2016 में आया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। ये जो पीडब्ल्यूडी था जो 1995 में आया था, इसमें सिर्फ 7 दिव्यांगताएं या अक्षमताएं बताई थी। और अगर हम बात करें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की, तो इसमें डिसेबिलिटीज का नंबर है 21। तो नई 14 डिसेबिलिटीज ऐड हुई हैं, जिसमें ड्वार्फिज्म जिसको हम बोनापन कहते हैं, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज, ब्लड रिलेटेड नई बीमारियों को ऐड किया गया, मतलब नई डिसेबिलिटीज को ऐड किया गया। एसिड अटैक विक्टिम्स को शामिल किया गया, आपका ड्वार्फिज्म बोनेपन को शामिल किया गया। तो बहुत सारी डिसेबिलिटीज नई ऐड की गई, जिसमें 7 से 21 हो गई, यानी नई 14 डिसेबिलिटीज ऐड हुई। आपको मिनिमम 40%, मिनिमम या इक्विवेलेंट और मोर देन 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तब आप इस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत आ पाएंगे। जो रिजर्वेशन है वो भी 5% है जॉब्स वगैरह में, ठीक है ना। ये 1992 में तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एंड ये सब आया था, वो आपके काम का है नहीं।
चलिए, तो 2016 वाला एक्ट है ये, सिंपल। इसमें स्पेशली ये बात भी हुई है। खैर, मैं आपको एक और क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, अगर ऐसा होगा तो जवाब नहीं दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 देखिए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, फटाफट से बताएंगे। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन अ स्कूल हैविंग टीचर्स, यानी व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए जहां शिक्षक हो। कैसे? इंडिविजुअल डिफरेंस यानी सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं हो सकते, फिर तो रोबोट्स बन जाएंगे, हम चिट्टी बन जाएंगे, वो जो मूवी आई थी रोबोट, है ना। ह्यूमंस हैं तो हर बच्चे का इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, उसका मतलब जो उसकी रुचि है, सीखने का तरीका, लर्निंग स्टाइल, ये सब डिफरेंट होंगे। तभी तो कोई भी दो इंडिविजुअल दुनिया में एक जैसे नहीं होते, सबका किसी का भी जो फिंगरप्रिंट है वो सेम नहीं होता। ट्विंस में भी अंतर होते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद आपसे मिलने जरूर आऊंगा। बहुत बढ़िया अंशिका, और ऑल द बेस्ट भाई मेरी तरफ से। और ऐसे कई लर्नर्स हैं जो अब मिलने लगे हैं, है ना, कि आपने कहा था कि उसके बाद मिलने आना, और वो मिलने आते हैं, अच्छा लगता है। देखिएगा एक बार, तो फटाफट से जवाब दीजिए। व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। कैसे स्कूल में? रेगुलर स्कूल में पढ़ाओ भाई सबको। ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स। बस इतना कर दो कि टीचर्स ट्रेंड हो, वहां पे हैविंग टीचर्स ट्रेंड हो डिफरेंट पेडागोजिकल नीड्स को फुलफिल करने के। ये बात सही है, वेरिंग स्टाइल्स को केटर करने के लायक हो टीचर, है ना। ट्रेन टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नहीं भाई सारे बच्चों को। ट्रेन टू यूज होमोजीनियस लर्नर्स, जो एक जैसे बच्चे सिर्फ उनको पढ़ाने के, नहीं, आपको हेट्रोजेनस भी संभालने आने चाहिए। डिफरेंट सेक्शंस ऑफ क्लासरूम बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल डिफरेंस, सेक्शंस नहीं भाई, इससे बेटर है कि डिफरेंट पेडागोजिकल नीड्स, हर तरह के बच्चे उसमें आ जाएंगे। तो ए ऑप्शन बेटर है डी से। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए फटाफट से। ये है आपका, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 एंश्योर्स द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज टू फ्री एजुकेशन। आपको पता है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, आरटीई एक्ट 2009, ये अप्लाई कब से हुआ था? इसको एक्ट तो कहते हैं 2009, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, लेकिन ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात होती है, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। यानी ना तो आप फीस लेंगे बच्चे से, ना आप उसका एडमिशन टेस्ट लेंगे, और ना ही आप उससे अधिकार छीन सकते हैं उसके पढ़ने का। वो कंपलसरी है एजुकेशन। 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा है, इसको अभी हम बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं, ईसीसी भी इसमें लागू करने की बात कर रहे हैं नई एजुकेशन पॉलिसी में। बट अभी तक क्या है, हम ये पढ़ते आए हैं या चलती आई हैं चीजें कि 6 से 14 वर्ष यानी कक्षा 1 से 8वीं कक्षा तक बच्चा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ले, उसका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A के तहत। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे 3 से 18 नहीं, लेकिन बात किसकी हो रही है? राइट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। जब ये नॉर्मल बच्चे के लिए है 6 से 14 वर्ष, डिसेबिलिटीज की अगर बात आ रही है तो आंसर होगा 6 से 18 वर्ष। क्या आंसर होगा? 6 से 18 वर्ष। आप में से ज्यादातर लोग 6 से 14 वर्ष दे रहे हैं, 6 से 18 वर्ष, क्योंकि डिसेबिलिटीज वाले बच्चे की बात हुई है। इसके लिए अलग से एक आर्टिकल है राइट टू एजुकेशन एक्ट में कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो अभी हम बात कर रहे थे जिसकी, वो कहता है भाई 6 से 18 वर्ष तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। यदि कोई बच्चा, किसी को डिसेबिलिटी है कोई भी, चाहे वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, है ना, तो वो 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का भागीदार बन सकता है। नॉर्मल केस में ये 6 से 14 वर्ष है। तो ये डिसेबल्ड बच्चे के लिए लिखा हुआ था, तो आंसर इसका डी होगा, ना कि सी। तो थोड़ा सा ध्यान से जवाब देने की कृपा किया करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। इसी के तहत जो मुर्गा मुर्गी बनाना वैन है ना बच्चों को, कि आप कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते बच्चों को, ये आरटीई ही कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी टीएलएम, शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं हम इनको, चाहे वो आपका चार्ट हो, आपका पीपीटी हो, फॉर्मेट्स टू द डाइवर्स लर्नर्स एम्प्लॉइज, यानी विविध शिक्षार्थियों को सुलभ प्रारूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का तात्पर्य। यानी डिफरेंट बच्चे हैं, उनको डिफरेंट तरीके की टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आप प्रोवाइड करा पा रहे हैं। ये किसके अंदर आएगा? इसको बोलते हैं यूडीएल, जो कि पता नहीं कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं आप तो जवाब, भाई खतरनाक है आप तो। यूडीएल यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, ये सीटेट में पूछा जा चुका है, तो ऐसे मत सोचना कि आएगा नहीं, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है। यूडीएल बोले तो सार्वभौमिक सीखने का डिजाइन कह लो, या जो भी आप कहें इसको, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, हिंदी में तो जो आप कहें डिजाइन ऑफ लर्निंग, मतलब हर बच्चा फिट हो जाए इसके अंदर, हर बच्चे को ध्यान में रख के टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाए जा रहे हैं। एक बच्चा है जो देख नहीं सकता, तो उसके लिए ब्रेल मेथड या ब्रेल लिपि का एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी है। एक बच्चा है जो सुनने में दिक्कत होती है, उसके लिए मशीन भी है। तो और डिफरेंट पेडागोजीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूडीएल एक यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग है, जहां हर बच्चा फिट हो सकता है डिफरेंट नीड वाला सीखने के लिए। एक ऐसा डिजाइन जो यूनिवर्सल है, हर बच्चे के लिए सार्वभौमिक है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 26,
क्वेश्चन नंबर 26 क्या है भाई? ये कहता है डैश इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, दैट इज, या फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग एटसेट्रा। डैश में आत्म जागरूकता और संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण शामिल है, यानी आपकी सेल्फ अवेयरनेस, यानी मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, मुझे कब, अच्छा पेपर से पहले मुझे टेंशन होती है, कोई बात नहीं, इस बार मुझे टेंशन के बारे में ना सोच के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देना है, और मुझे लिख के याद करना है अगर मैं वैसे भूल जाता हूं तो, या मैं सेशन से पढ़ूंगी ताकि लगे कि हाँ सब साथ में सीख रहे हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस है कि आप खुद को जानते हैं बेहतर तरीके से। एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी आप अपने संज्ञानात्मक, अपनी मेंटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। मेंटल एक्टिविटीज कौन सी होती है? थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, रिव्यूइंग, रिफ्लेक्टिंग, ये सब चीजें मेंटल एक्टिविटीज हैं कि आप प्लान कर रहे हैं मैं कैसे पेपर दूंगी, मैं ओएमआर शीट लगा करके जाऊंगी पहले से, फिर रिव्यू कर रहे हैं कितना मॉक टेस्ट में आ रहा है, फिर से रिवाइज कर रहे हैं, तो ये सब मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज का पार्ट है, मेटाकॉग्निशन कहते हैं इसको। प्लानिंग, रिव्यूइंग, अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस, थिंकिंग ऑफ थिंकिंग, है ना, कंट्रोलिंग, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग, ये सारी चीजें परासंज्ञान कहते हैं इसको, बियॉन्ड कॉग्निशन, है ना, कॉग्निशन के परे, कॉग्निटिव एबिलिटीज को आप कंट्रोल करने की क्षमता रख रहे हैं, यानी मेटा कॉग्निशन है ये। ठीक, नॉर्मल थिंकिंग होता है तो कॉग्निशन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, 3 सवाल और हैं फिर आपकी छुट्टी। टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज, व्यक्तिगत शिक्षार्थी की क्षमता के आधार पर कठिनाई के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाना, यानी इजी, जो बच्चा धीमे सीखता है उसको भी समझ में आए, जो बच्चा जल्दी सीख जाता है उसके लिए भी थोड़ा सा चैलेंज रहे, जो बच्चा मीडियम एवरेज पेस पे सीखता है उसके लिए भी आप मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दिखा के भी सिखा रहे हैं, यानी पिक्चर भी दिखा रहे हैं, एक्टिविटी भी करा रहे हैं, हर बच्चे को इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं, यानी बच्चों की नीड को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे पढ़ाना, इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट, सबको इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसे मेथड अपना रहे हैं, यानी विभेदित निर्देशन, यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। याद रखिएगा, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन कभी भी चूज मत कर लीजिएगा, गलती हो जाएगी। यूनिफॉर्म कपड़ों में अच्छी रहती है कि सब एक जैसी पहन के आए, बट मेथड सबके लिए सेम हो वो गलत है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, यानी मेथड में परिवर्तन होने चाहिए, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू पढ़ाना आना चाहिए टीचर को। तो ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन नीड के आधार पर अपना लेवल ऑफ वेरिंग डिफिकल्टी आप बढ़ा पाए। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन या स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं, हालांकि नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड को हम जल्दी ही करने वाले हैं। ठीक है जी। सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन सिर्फ कुछ लोगों को पढ़ाएंगे, बिल्कुल सटीकता से दिमाग में भर देंगे, एररलेस कुछ नहीं होता भाई, गलतियां पार्ट है सीखने का। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ये क्या कहता है? स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर, यानी स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक संस्था है जहां सोशलाइजेशन क्या होता है, समाज में कैसे रहते हैं, कैसे पेश आते हैं किसके सामने, ये सब तौर तरीके स्कूल में बच्चे सीखते हैं। चिल्ड्रन वेयर क्या? स्कूल रूटीन्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, यानी स्कूल की दिनचर्या क्या टाइम टेबल है वो सेंटर में रहता है। स्कूल एक्टिविटीज ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, स्कूल की गतिविधियां सेंटर में होती हैं, स्कूल टीचर सेंटर में होते हैं। नहीं, हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, चाहे वो एक्टिविटीज हो, स्कूल टीचर्स हो, स्कूल रूटीन हो, वो सब बच्चे के अनुसार बननी चाहिए, बच्चे की नीड, उसकी एज, उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड को ध्यान में रखते हुए स्कूली बच्चे केंद्रीय स्थान में होंगे और बाकी सारी चीजें बच्चे के नीड के हिसाब से बनेंगी। लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम होना चाहिए, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील कक्षा होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 29 आज के लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इफ यू जॉइन अ टीचर फ्रेटर्निटी एंड चूज टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर्स इन योर ग्रुप, यू आर एग्जिबिटिंग, यदि आप शिक्षक समुदाय में शामिल होते हैं और अपने समूह के अधिकांश अन्य लोगों की तरह कपड़े पहनना चुनते हैं, तो आप प्रदर्शित कर रहे हैं क्या? ओबीडियंस, यानी आज्ञा दी है आपको किसी ने कि आपको आज्ञाकारिता की बात कर रहे हैं, यहां पे ऐसा तो नहीं लिखा किसी ने ऑर्डर दिया है आपको कि यही कपड़े पहनने हैं, ओबीडियंस नहीं। कॉम्प्लायंस, यानी अनुरूपता या अनुपालन कर रहे हैं आप, या कंफॉर्मिटी, कॉम्प्लायंस भी रूल्स का होता है कि अगर आपको कहा होता कि आपकी टीचिंग की एक यूनिफॉर्म है टीचर की और वही पहन के जा रहे हैं तो भाई कॉम्प्लायंस करना पड़ता, फिर तो आपको रूल के अनुसार जाना पड़ता। लेकिन ये कंफॉर्मिटी है क्योंकि यहां कुछ ऐसा नहीं लिखा है, ये ग्रुप आइडेंटिटी नहीं है, ये आपको बहुत सारी किताबों में गलत मिल जाएगा, 2018 में ही पूछा जा चुका है। इसीलिए मैंने शामिल किया कि आपके कुछ क्वेश्चन जो आप, इसलिए मेरे को नए क्वेश्चन भी ऐड करने हैं इन मॉक टेस्ट में, या जो 30x30 सीरीज थी पुराने क्वेश्चन भी करने हैं, आसान भी मुश्किल भी, क्योंकि जिन क्वेश्चंस की आप गलती करते रहेंगे ये टॉपिक नए तरीके से पूछेगा, आप फंस जाएंगे, रट्टे लगाने से काम बनेगा नहीं। ग्रुप आइडेंटिटी तो ये होती है, वो कपड़ों से थोड़ी तय होती है ग्रुप आइडेंटिटी, सोच से भी हो सकती है, या मैं किसी ग्रुप का हिस्सा हूं, मान लीजिए मुझे मैं ट्रैकिंग पे गई हूं, मैं कोई बाइकिंग का ग्रुप है या मेरा रीडिंग का कोई ग्रुप है, जरूरी थोड़ी सब सेम कपड़े पहन के आते हैं वहां। ग्रुप आइडेंटिटी तो आपकी सोच से, आपकी एक साथ में चलने वाली भावना की पहचान है कि आप किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं।
जरूरी थोड़ी है कि आप सेम कपड़े पहनेंगे तभी ग्रुप आइडेंटिटी का पार्ट होंगे। तो ये अनुरूपता है कि आपने चूज किया है कपड़े पहनना, बाकी लोगों के तरह कपड़े पहनने का चुनाव आपका है। यानी आप कंफर्मिटी शो कर रहे हैं कि क्योंकि सब पहन के आ रहे हैं तो यार मैं भी पहन के आऊं, इंक्लूडेड फील होगा मुझे भी। तो ये कंफर्मिटी है, तब जाके बाद में कहीं ग्रुप आइडेंटिटी की बात आएगी। कंफर्मिटी में तो लोग करते हैं ना कि अच्छा वो शादी कर रहा है चलो मैं भी कर लेती हूं, अरे मेरे एक्स ने शादी कर ली, मेरे वाई ने शादी कर ली, मैं भी कर लेती हूं। तो ये कंफर्मिटी है। या मम्मी कह रहे हैं 25 साल की हो गई हो शादी कर लो, ठीक है मान लेती हूँ मम्मी जो आपका कहना। तो ये कंफर्मिटी है। या समाज ने ये कहा है तो यही करना है, ये कंफर्मिटी है। ऐसा नहीं कि उसका उल्टा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी अपनी कोई सोच ना होना, जस्ट मान लेना, वो कंफर्मिटी है जो चल रहा हो। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, IEP की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य से बनाई जाती है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि इंडिविजुअल की नीड को ध्यान में रख के एजुकेशनल प्रोग्राम को बनाना, जिसमें चाहे यूनिवर्सल डिजाइन की जरूरत पड़े वो अपनाएं। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान में या प्रोग्राम में क्या करते हैं हम, टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, बच्चे को भी इन्वॉल्व करते हैं और देखते हैं कि बच्चों को किस चीज की जरूरत है, वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कैसा प्लान बनाएं, किन मेथड्स का इस्तेमाल करें, और तब एक प्लान बनाया जाता है। इसलिए इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रख के बनाया गया प्लान इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम कहलाता है। ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, ओपन स्कूल के पर्सपेक्टिव से, ई लर्निंग के पर्सपेक्टिव से, ये दोनों तो हट जाएंगे। लेकिन हाँ, IEP को स्पेशल एजुकेशन में यूज किया जाता है। लेकिन स्पेशल एजुकेशन भी किस फंडे को ध्यान में रखती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम को। स्पेशल एजुकेशन में IEP यूज होता है, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम को ध्यान में रख के IEP बनाया जाता है। अब चाइल्ड सेंटर्ड में स्पेशल बच्चा भी आ जाएगा, नॉर्मल बच्चा भी आ जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है वो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे सिंपल बात, आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपने कितने ठीक किए वो बताइएगा। इसका PDF आपको विद आंसर्स कल तो पक्का मिल जाना चाहिए। मैं कल से थोड़ी सी ज्यादा व्यस्त रही, आपके नोट्स वगैरह भी बैच में भी डलवाए हैं आज। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए, और ये टेलीग्राम चैनल है, कल वाले सेशन का भी PDF आपको कल ही मिल जाएगा। और कोई आपका डाउट हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। CTET कैसे पास करूं, इस पर स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, नोट्स जो दिए हुए हैं सिर्फ उतने भी पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। 22 आउट ऑफ 30, 23, आज बहुत लेट हो गए हम लोग, बट ठीक है, अच्छा आप लोगों ने साथ दिया। तो कल मिलेंगे 9 बजे, कल टाइम पे मिलेंगे, और टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। ऐसे ही जो हम डेली डिस्कस कर रहे हैं वो आप अटेंड करते जाएंगे, चीज़ें दिमाग में जाती जाएंगी, रिवाइज करते जाएंगे। जो नोट्स फ्री दिए हुए हैं एटलीस्ट उन्हीं को पढ़ लो, अगर दिक्कत हो रही है, कुछ और समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ना है ना। चलिए आज के लिए इतना ही।